नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। ओके। नमस्कार सभी को। तो जैसा नमस्कार। आज हमें मौका मिला है सर के साथ और नीतू मैम के साथ बात करने का, तो मैं वेलकम करती हूँ सर का। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर से कि सर आप प्लीज नीतू मैम को इंट्रोड्यूस करा दीजिए, और नीतू मैम फिर आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। जी जी। जी, ऐसे एक थैंक यू मिनट। सो मच सर। जी हाँ जी। तो सभी को नमस्कार। और आज जो अभी तक हमने बातें की थी, कभी साइड इफेक्ट्स के बारे में, कभी रिकरेंस को कैसे किया जाए, क्या इन सब मतलब बेसिकली बीमारी के बारे में, साइड इफेक्ट्स या कैसे डील करना है उन सब चीज़ों को। आज जो हम बात करेंगे वो भी बहुत अहम हो चुका है अब, क्योंकि अब ना कैंसर के इलाज तो आ रहे हैं। इलाज महंगे हैं। कुछ दवाइयाँ हमारे यहाँ मिल जाती है, पर बहुत सारी दवाइयाँ जो हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं। हमें पता है इस बात का, ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि दवाइयाँ लेना आसान नहीं होता हमारे पेशेंट्स के लिए। वो बात का हमें पूरा वो है, लेकिन बहुत कुछ उसमें हम नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग फिर मदद लेते हैं। हमारा जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट है उनके पास भेजते हैं। उनके लिए अगर मरीजों के लिए कोई भी प्रोविजन है, जहाँ पे कोई भी फंड है जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से दवाइयाँ या कुछ मदद आ सकती है, और कोई काम ऐसी दवाई जो मरीज के लिए बहुत मददगार और हेल्पफुल और वो मिल सकती है, तो हमारी तरफ से कोशिश रहती है। दवाइयाँ लिखना ज़रूरी है, आप लोगों को बताना ज़रूरी है, पर कुछ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो आप लोग ले पाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ा मदद के बाद शायद आप लोग ले पाए। तो आज का टॉपिक उसी को लेके है। और उसके लिए हम वी आर वेरी थैंकफुल कि नीतू मैडम हमारे साथ हैं। तो नीतू मैडम हमारे सोशल वर्क डिपार्टमेंट में है बहुत टाइम से। और हमारा तो सीधा रहता है कि जब भी कोई ऐसी दिक्कत हो हम फटाफट उनके पास भेज देते हैं कि 151 नीतू मैडम के पास जाइए और वहाँ बात करिए। ये हमारे घर का केस आ चुका है। एंड बट वी हैव सीन इज शी हैज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। उन्होंने पहले भी काफी जगह काम किया है, और में काम किया, उससे पहले लखनऊ में काम किया है। और अब हमारे यहाँ पे लगभग 15 साल से जितना हो सकता है मैंने देखा है, हमारे हमारा सोशल वर्क डिपार्टमेंट कोशिश करता है। कुछ चीज़ें उनके हाथ में भी नहीं होती, बट आई थिंक आज मैं अब उनको इनवाइट करूंगा बताने के लिए कि क्या क्या फैसिलिटीज या क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं जो आप लोग अवेल कर सकते हैं, या उसके लिए क्या 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 रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कैसे डॉक्टर्स और कैसे सोशल वर्क डिपार्टमेंट हमारा आपकी हेल्प कर सकता है। तो अब मैं बिना ज़्यादा वेट किए नीतू मैडम को हैंड ओवर करता हूँ, सो दैट कि वो हमें एनलाइटन करें और बताएं कि ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां हम मरीजों की मदद कर सकते हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिलाने के लिए। नीतू मैम प्लीज। ठीक थैंक है, थैंक यू डॉक्टर सचिन। और आपने मेरे लिए काफी बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, तो धन्यवाद उसके लिए। और मेरा अच्छा अनुभव है यहाँ पे कैंसर सेंटर में। मैंने 2007 में ज्वाइन किया था कैंसर सेंटर। इसके पहले मैंने एम्स को ज्वाइन किया है 2002 में। उसके पहले मैं ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम करती थी। तो मैं थोड़ा सा अपना अनुभव इसलिए शुरुआत में बताना चाहूंगी। हो सकता है आपको लगे कि ये नॉन रिलेटेड है, लेकिन ये रिलेटेड है इस बात से यू। कि उस समय मैं कैंसर डिपार्टमेंट में नहीं थी, और हमारा ट्रांसफर हमने मूव किया था। तो मैं कैंसर डिपार्टमेंट में आना नहीं चाहती थी। ये तो बात की बात है, उसके पहले भी जब मैं, हालांकि मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे काम करती थी जिसमें बहुत ज्यादा ही मुश्किल परिस्थिति है कैंसर में। तो बाद में आके पता चला कि कैंसर की क्या स्थितियां है, काफी पॉजिटिव पिक्चर है। ऐसे कोई दिक्कत की उतनी बात नहीं है, आज थोड़ी बहुत है पर उतनी दिक्कत की बात नहीं है। इट इज येट अनदर, मतलब ये एक दूसरी एक बीमारी ही है ये, जिसका कम से कम इलाज संभव है काफी हद तक, जब हम उसको समय से ध्यान दे देते हैं। तो वो भय जब मुझे था, जबकि मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, जबकि मैं ऑलरेडी एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तो वो जब मैं यहाँ पे आई, थोड़े समय मैं रही हूँ, तो मैं इसके साथ में आते आते मेरा भी अनुभव इसके साथ में होते होते मैं इसके साथ में रिलैक्स हो गई। फिर भी अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन, सडनली कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसमें हम भी थोड़ा सा अपने आप को स्टर्ड फील करते हैं, और फिर हम अपने आप को सेटल करते हैं। तो अगर मैं बोलूंगी कि मैं सर्व सक्षम हूँ, कि मैं सब कुछ कैंसर के बारे में जानती हूँ, मैं सब कुछ कैंसर के बारे में कर सकती हूँ, मैं ऐसा कोई भी दावा करने में सक्षम नहीं हूँ एक इंसान के होने के नाते। लेकिन फिर भी अपने अनुभवों के आधार पर मैं, बहुत कुछ है जो मरीजों के इस इलाज के रास्ते में जो भी मदद हो सकती है, उसको हम जो भी हल्का कर सकते हैं, जो सहयोग कर सकते हैं, उसमें पूरा करने की कोशिश करूंगी।
तो मैं मोटा मोटा कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई है, उसको मैं प्रेजेंट इसलिए नहीं करी क्योंकि वो इंग्लिश में है, और मैं उसको थोड़ा थोड़ा सा सम अप करके बोलूंगी, काफी लंबी स्लाइड्स है वो। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अगर कोई मरीज हमारे पास मदद के लिए आना चाहता है तो वो क्या करे। तो वो मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि जिसमें आप चाहते हैं, पूरे भारत से लोग नहीं आते हैं, पड़ोसी देशों से भी आते हैं। कुछ जो बहुत फाइनेंशियली साउंड कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप से भी कुछ कुछ पेशेंट्स जिनको फाइनेंशियल दिक्कत हुई वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि भारत में तभी भी कंपैरेटिवली इलाज काफी सस्ता है बाकी देशों के मुकाबले। तो सारे तरीके के लोगों के साथ हम लोगों को डील करना पड़ता है। और इसलिए लोगों को पता हो कि अगर कोई चाहता है कि समाज कल्याण विभाग की सेवाएं कैसे ले किसी भी कैंसर सेंटर में, नहीं पूरे एम्स में, तो उसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, वो अपने डॉक्टर के पास जाएगा, तो पहले ही दिन से अगर उसको लगता है कि शायद उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो इलाज में अपनी तरफ को अपने को सक्षम ना बना पाए, तो वो पहले दिन से अपने डॉक्टर को बता दे कि सर अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था है जिसके मदद से मैं अपनी इस इलाज वाले समय को थोड़ा आसानी से गुजार सकते हैं हम, तो हमें प्लीज उनके पास भेज दीजिए। वो समाज कल्याण विभाग कम से कम एम्स दिल्ली में कम से कम मेरे जैसे 40 50 60 से शुरू करके इस समय हमारे पास 58 लोग हैं जो हर विभाग में है, और ये संख्या धीरे 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 बढ़ रही है। तो जिस समय भी आप कोई चाहेगा कि समाज कल्याण विभाग के जो भी अधिकारी उनको संपर्क करें। हम लोग की प्रोफाइल मोटी मोटी एक जैसी है, हम लोग एक जैसा ही काम हर सेंटर में करते हैं, कुछ कुछ विभाग से संबंधित काम है जो हमको एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। तो इसमें आपको डॉक्टर आपको ओपीडी कार्ड के ऊपर लिख करके दे देंगे कि आप कमरा नंबर, हमारा कमरा नंबर है 151, वो 151 के नाम से प्रचलित है, वहां पे आप जाइए, वहां पे समाज कल्याण अधिकारी हैं, उनसे मिलिए। हमारे यहाँ 2 अधिकारी हैं, और इस समय अभी एक अधिकारी मातृत्व अवकाश पे गए, मैटरनिटी लीव पर है वो। तो लिहाजा मैं हूं यहाँ पे, और मेरे साथ में मेरा सपोर्ट स्टाफ है जो कि पूरे समय बहुत ही तल्लीनता और प्रेम के साथ आपके साथ जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो पब्लिक का भीड़ भीड़ थोड़ी ज्यादा है, उसकी वजह से मरीजों को भी जल्दबाजी रहती है, और हम लोगों को भी कि हम हर मरीज को थोड़ा जल्दी जल्दी पूरा करें, उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी होती है। उसके बावजूद भी आपका काम जब तक पूरा ना हो तब तक आप ना जाएं, अपनी बात को पूरी पक्की करके इंश्योर करके फिर हमारे कमरे से जाइए। तो डॉक्टर हमारे पास आए, डॉक्टर हमारे पास भेजेंगे मरीज को, मरीज से हम पहले पूरा एक उनका रजिस्ट्रेशन जैसा करते हैं, ताकि हमारे पास में उनकी इन्फॉर्मेशन रहे, कभी उठ के चले भी गए जल्दबाजी में तो हम उनको फोन करके बात कर ले। तो पहले उनका एक बेसिक रजिस्टर हमने मेंटेन करके रखा, उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर पेशेंट का एक इंटरव्यू करेंगे, ताकि उनकी पूरी जो उनकी मानसिक स्थिति, जो उनकी आर्थिक स्थिति, जो पारिवारिक स्थिति, उसको हम समझ करके फिर मरीज के इलाज के लिए देखते हैं कि क्या आसान रास्ते होंगे कि जो डॉक्टर ने इलाज बताया हम उसमें सहयोग करवा पाए। वो सहयोग हमारे यहाँ से होगा या हमसे संबंधित संस्थाओं से होगा या लोगों से होगा, वो हम देखते हैं मरीज की मरीज की स्थिति के आधार पर। मरीज को जब समझा दिया गया है, उनको कुछ समय दिया जाता है कि भी इतने समय में अपने कागज बनवा करके लेकर के आए, तो उस बात को मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको वो थोड़ा सा प्रेम से और जरूरत से समझे कि इस चीज की जरूरत है। हो सकता है कि आज वो सिर्फ एक पैसा माफ कराने के लिए आए हैं, उनकी आज की तत्काल जरूरत ये है, क्योंकि शायद उन्होंने समझा नहीं कि भविष्य में कोई खर्च ऐसे आने वाला है, तो वो जल्दी से माफ करा करके चले जाएंगे। तो मेरे को आज ही आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि नहीं, आपको डॉक्टर जी ने जब एक काम के लिए भेजा है तो आप लंबा समय का सोचिए कि क्या पता आगे कोई और खर्चा होगा, क्या पता आज खर्चा नहीं है कल को बड़ा खर्चा होगा, तो क्या मुझे कोई ऐसी तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिसमें इन तैयारों की शुरुआत होती है उसमें ही आपको 2 से 3 महीना, 4 महीना, कहीं कहीं तो 6 महीना भी लग जाता है। और जहां भी आप जाएंगे वहां पे भी आपको किसी ना किसी विभाग से, किसी न किसी अधिकारी से बात करनी पड़ेगी, तो हर चीज बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप हमारे कमरे में आए, पूरी जानकारियों को अच्छे से लिखें। जो समझा रहा है उससे कुछ समझ में नहीं आता तो उनको बोले नहीं, आप प्लीज मुझे स्पष्ट रूप में लिख करके समझा करके दीजिए। अपने साथ में अगर आप लिखने पढ़ने में या समझने में सक्षम नहीं है, किसी भी वजह से नहीं है, क्योंकि जो बीमारी का भी जो प्रभाव है वो बहुत लोगों की समझ और जो फिजिकल कैपेसिटीज है, जो उनकी शारीरिक क्षमता है, उनको थोड़ा कम कर देता है। उनके पास में कई दफे इतना पेशेंस भी नहीं होता कि वो हर चीज समझ सके, सुन सके, समय दे सके। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, भले आप अस्पताल में आपके जो साथ में लोग घूम रहे हैं उनमें किसी को कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको साथ में लेकर के आ जाइए, जो तसल्ली से सुने और समझ करके आपको उसके पर सलाह दे सके। तो ये हो गई आपकी पहली विजिट के बारे में कि जिसमें आप हमारे कमरे में आएंगे तो क्या प्रक्रिया होगी और कैसे आपको मदद के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद मैं बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं।
कैंसर पेशेंट्स के साथ में, या हमारे जिन भी विभागों में हमारे जैसे अधिकारी बैठे हैं वो लोग। एक तो हमारा काम है आपको मनोसामाजिक कुछ भी तरीके की जरूरतें हैं उसके बारे में समझना और आपको गाइड करना, मार्गदर्शन करना आपका। उसमें कुछ चीजें हम करते हैं, कुछ चीजें हमारे सहयोगी करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको हमको करने के लिए कुछ पॉलिसीज में चेंज करना पड़ता है। वहां तक भी हम जाने की कोशिश जरूर करते हैं। तो अगर आपको लगता है आज कोई चीज नहीं हो रही तो क्या कभी नहीं होगी, वो आपका हक है। उसके बारे में अगर आप लिख करके देंगे कि भाई हमें यहाँ पे इस व्यवस्था में ये दिक्कत है, या हमको इसमें ये सुधार चाहिए, या इस तरह की परिस्थितियां पड़ रही है, तो हम क्या करें, अगर वो आप हमको बताएंगे तो हम खुद अथॉरिटीज से, बल्कि और इसको हायर लेवल तक की, यहाँ तक कि पॉलिसी लेवल तक भी हम लोग इनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो हमारा काम का दायरा सिर्फ हमारे कमरे तक और हमारी सीट तक सीमित नहीं है, ये बहुत दूर तक जाता है। जब जब तक आप अपनी बात कहेंगे नहीं, किसी भी माध्यम से कहें, और आजकल तो संचार माध्यम बहुत तेज हैं। आपको हम मतलब आप जरा सा भी गूगल करेंगे, दुनिया भर की व्यवस्थाएं आ चुकी हैं। आप किसी पढ़े लिखे आदमी को बोलिए कि मुझे इसके बारे में भैया थोड़ा सा बता दो, वो आपको 2 मिनट के अंदर बता देंगे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जिससे आपको ये सूचनाएं मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो आप अपनी बात रखिए जरूर। हमारे यहाँ एम्स में जो पब्लिक का प्रेशर है उसको देखते हुए थोड़ा सा, हमारे किसी के भी कमरे में जब आप जाते हैं, पहले आप अपने आप को ठंडा करके आइए। उसके लिए जरूरी है कि आपका पेट भरा हो, आपके पास में एक पानी की बोतल हो, ताकि आप पानी पी लें। तो कई बार हमारे कमरे में बहुत ऐसी सिचुएशंस होती है कि लोग चिल्लाते, गुल्लाते, रोते, परेशान होते हुए आते हैं। हमारा सबसे पहला काम होता है कि आपको बैठाएं, पहले 2 मिनट आप सांस लीजिए। कितने लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ करके आ रहे हैं, खुद पेशेंट है या उनका अटेंडेंट है, उनको 10-10 जगह पे जाना होता है। जिस समय आप एक शांत के उसमें आते हैं, मानसिकता में आते हैं, मनस्थिति में आते हैं, तुरंत आप अच्छी बातें और अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए। तो जैसे जैसे हमारे कमरे में प्रेशर बढ़ता है, हमारा भी व्यवहार थोड़ा सा होने लगता है। इसलिए थोड़ा पॉज लेना, थोड़ा रुकना जरूरी है। इसलिए मैं सारे मरीजों को एक बहुत बेसिक, बहुत मूल सी सलाह देती हूँ कि जिसमें आप चलते हैं अपने घर से, खाने पीने की पहली चीज है जो आप करके रखिए। अगर पेट भरा है तो मन शांत रहता है। उसके बाद होती है मरीज की स्थितियां, वो हमेशा बदलती रहती हैं, वो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। वो ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्थाओं के माध्यम से ही होगा। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। दूसरी चीज, जिसमें मरीज आपके अपने गांव से, अपने घरों से चल रहे हैं, किसी भी हायर सेंटर में या अपने शहर से दूर इलाज के लिए जा रहे हैं, अपने घर से दूर जा रहे हैं, तो आसपास के कुछ लोगों के फोन नंबर्स, उनके नाम, वो कुछ ऐसे लोगों को बना करके रखना। इसलिए बोलते हैं कि जो हम लोग मनोसामाजिक प्राणी हैं, तो हम लोग को समाज के साथ में जुड़ करके ही रहना चाहिए। हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी और दूसरी व्यवस्थाएं हो, काम इंसान का इंसान ही करेगा। कितनी भी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन अगर एक व्यक्ति की जरूरत है तो अटेंडेंट अभी व्यक्ति ही होगा। हमारे अभी वो रोबोटिक सिस्टम नहीं आया कि शायद रोबोट्स आए और हमारा पूरा वो हमारी पूरी व्यवस्थाएं एक एज एन अटेंडेंट दे दें। तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको वो अटेंडेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसलिए हमें अपने संबंधों को भी मजबूती की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम जब चलेंगे तो अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक 2-3 फोटो कॉपी करके रखें, ताकि कहीं कुछ गिर गया, कहीं कुछ छूट गया, कहीं कुछ चोरी हो गया, तो ये ना हो कि हमारे कागज गुम गए। जैसे आपको कोई मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, कोई ओपीडी कार्ड मिलता है, पहली सलाह है, और ये मैं बात बता रही हूँ जो मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग जो सुन रहे हैं इसमें कैंसर सहयोग के और इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथी हैं, अगर वो इसके ऊपर थोड़ा जोर देंगे कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट उनके हाथ में आ रहा है, फटाफट सबके पास में, ज्यादातर लोगों के पास में, सब तो मैं नहीं बोल सकती, ज्यादातर लोगों के पास में अच्छे अच्छे मोबाइल है जिनमें कैमरेज हैं, वो फट से फोटो खींच ले, क्योंकि डॉक्यूमेंट ढूंढने में, तलाशने में वो बहुत मदद करते हैं। तो इन बेसिक तैयारियों के साथ जिसमें आप अपने घर से निकलते हैं, आपका दिमाग काफी रिलैक्स होता है कि हाँ, मेरे पास में सारे कागज है, जहां जरूरत होगी मैं फट से अपने मोबाइल से निकाल दूंगा। और अगर संभव है थोड़ा भी, अगर आप जीमेल है या इस तरह की चीजें जानते हैं, तो अपना ड्राइव है या गूगल में या जीमेल में उसको, उन डॉक्यूमेंट्स को सहेजते चले जाएं डे टू डे पे। तो आप लोग एक बेसिक काम कीजिए कि जो ये बेसिक मोबाइल लिटरेसी है, इसमें लोगों को जागरूक कीजिए, ताकि लोगों को पता हो कि अपने कागज कैसे संभालने और कैसे उनको ढूंढना है। कम से कम हर विभाग में जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो 2-4 लोगों को ऐसा खड़ा कर दे कि जो खाली मोबाइल लिटरेसी पर ट्रेनिंग दे दे, तो आधा काम मरीजों का आसान हो जाता है, शेयरिंग का, डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने का। अब मैं चलूंगी जो मेरा मुख्य काम है उसके बारे में, कि जिसके लिए लोग ज्यादातर हमारे पास में आते हैं।
एक तो उनको काउंसलिंग करना होता ही है कि क्योंकि वो कहीं इन परिस्थितियों को अनुभव करते 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 कहीं टूट रहे हैं, कहीं डर रहे हैं, कहीं परेशान हैं, तो उनको संभालना। और उसके बाद में उनकी अब जो जिस वजह से वो परेशान है उस कारण को ढूंढ करके फिर उनको आगे के लिए गाइडेंस देना। इसके साथ में अगर उनको किसी भी तरीके की रहने की, खाने की, आने जाने की दिक्कतें हो रही और कुछ भी जो बेसिक इलाज से संबंधित परेशानियां हैं उनके लिए रास्ते ढूंढना और उनको वो रास्ते बताना। और इन सब में जो सबसे बड़ी दिक्कत मरीजों को पेश आती है, जिसके लिए डॉक्टर सचिन ने मुझे बताया कि फाइनेंशियल। मैंने जब 2007 में ज्वाइन किया था तो बहुत कम मरीज कम नहीं थे अच्छी खासी एक संख्या थी यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स की। लेकिन जो इलाज था वो इतना महंगा नहीं था और एक बहुत मेजर पोर्शन था इलाज का जो अस्पताल से ही पूरा हो जाता था। अब वो पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इसके साथ ही जो दवाइयां हैं उनका लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ज्यादातर वो दवाइयां जो नई नई लॉन्च होती हैं तो उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, भले 2 साल 4 साल के बाद में उनकी कॉस्ट घट जाती है, लेकिन वो पहले 2 4 सालों में जो महंगी महंगी दवाइयां उनको सपोर्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है जिनके माध्यम से हम आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ तो हमारे इन हाउस फंड्स हैं जिसमें छोटे छोटे से पैसे हैं जिनके माध्यम से हम आपकी तत्काल में माने उसमें भी कुछ प्रक्रियाएं होंगी, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो नीडी है, वो गरीब है, वो सही बोल रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को जब हमारे सामने आता है तो गरीबी बता देता है। तो उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय करके रखे हैं। उसके लिए कुछ राशन कार्ड के प्रकार हैं, कुछ आय के प्रमाण पत्र हैं, कुछ ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो आपके उस मरीज के इलाके के एमपी या एसडीएम के माध्यम से दिए जा सकते हैं, जो बताते हैं कि ये मरीज बीपीएल है और ये गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है और इनका इलाज में जो संभव सहायता वो की जाए। तो इन तरीके के कागजातों के आधार पर फिर हम मरीज की मदद करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए अगर लोगों को पता हो कि किस तरीके के कागज से मदद होती है तो वो और पहले से कोशिश करके बनवा लेंगे। तो जब डॉक्टर ने हमारे पास भेजा, मान लीजिए कि कोई मरीज बहुत क्रिटिकल स्थिति में आया जिसके पास में बहुत टाइम नहीं कि वो 4 महीने वेट करे तब वो कागज बनवा करके ले आए फिर हम उसको अप्लाई करवाएं। तो इसलिए जरूरी कि अगर लोगों को पहले पता हो, नहीं भी पता है तो अब हमारे पास आए हैं तो हमारे पास से कुछ इन हाउस फंड्स हैं, कुछ एनजीओ के माध्यम से हम मदद करते हैं। तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक की मदद तो फिर भी कोशिश करके मरीज को आसपास से थोड़े समय में हो सकती है, महीने 2 महीने में। लेकिन जैसे जैसे फंड बढ़ता जाता है 8 लाख 10 लाख कुछ कोई कोई बोल रहा है, किसी को कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस राइट नाउ? मैं कंटिन्यू रखूं अभी? हाँ, मैम आप अभी स्टार्ट रखिए, क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट में देखेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना माइक बंद कर ले अभी। मैम का सेशन जैसे खत्म होगा तभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। जी मैम। ठीक है। तो जो हमारा इलाज के लिए जो फंड्स की जरूरत होती है, हमने पहले उस आधार पर सहायता के स्रोतों को बांटा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 1 लाख रुपए तक की जरूरत है तो हम कहाँ कहाँ भेजेंगे, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की जरूरत है तो मरीज को हम कहाँ कहाँ किन किन रास्तों पर गाइड करेंगे। और अगर 5 लाख से या 8 लाख रुपए से ज्यादा चला गया है आपका एस्टिमेट तो फिर मरीज कहाँ जा सकता है। इस आधार पर अगर मैं बताऊंगी तो 1 लाख रुपए तक में हमारे पास में एक छोटा सा पुअर पेशेंट फंड है, जिसके लिए हम लोग को एक बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। एक इंटरनल कमिटी है हमारे कैंसर सेंटर की, एम्स के, जिसमें आपको कम से कम एक राशन कार्ड या आय का प्रमाण पत्र, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। बाकी कुछ और प्रक्रियाएं वो हम पूरी करते हैं। उसमें 1 से 2 दिन का समय हमें कम से कम लगता है, क्योंकि वो कमिटी का प्रक्रिया हमको पूरी करके ही हम दवाई मंगा सकते हैं। तो ये 10,000 रुपए का एक फंड है जो जितने भी फंड्स में बताऊंगी ज्यादातर फंड्स वन टाइम है। इसके बाद में तो इसके लिए बहुत, चूंकि और ये इसीलिए बनाया गया था फंड क्योंकि जो मरीज थे, हमेशा हर व्यक्ति बहुत तैयारी से नहीं आता था। और जैसे जैसे कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, संख्या बढ़ रही है, लोगों की तैयारियां बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं थे, जिनको नहीं पता था, वो बिल्कुल ऐसे आ गए हैं। वाकई उनकी ऐसी परिस्थितियां हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए 10,000 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं। अगर किसी की 30 40 50 हजार रुपए तक की मदद है, 1 लाख रुपए तक की मदद है, तो कैंसर सहयोग है और कैंसर सपोर्ट है और बहुत सारे एनजीओ है जिनको हम रिक्वेस्ट डालते हैं उनके क्राइटेरिया के आधार पर, और उनसे भी मदद हो जाती है। तो 1 लाख 2 लाख, अब इसमें अगर मैं बोलूं कि
बहुत सारे ऐसे फंड्स है, बड़े बड़े फंड है जिनसे आप 1 लाख की भी मदद ले सकते हैं, 15 लाख की भी मदद ले सकते हैं। तो वहां पे मैं डिस्करेज करती हूँ कि आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक के लिए उन बड़े फंड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिनके बारे में अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। अगर ये फंड्स आपके चले गए 3 से 5 लाख या 2 से 5 लाख, या कोई ऐसा परिवार है कि जो लाख रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास में 3-4 रास्ते बचते हैं। एक है प्रधानमंत्री का कोष, एक है आपके राज्यों के मुख्यमंत्री का कोष, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के फंड्स हैं, और फिर कुछ एनजीओ है जिनके माध्यम से ही 3 से 5 लाख रुपए तक की मदद करवाई जा सकती है। तो आपको जो जानकारियां हो उसके आधार पर सिर्फ आप तय ना कर लें कि नहीं मुझे तो यही अप्लाई करना है, क्योंकि आपने भविष्य नहीं देखा कि भविष्य में आपको कैसे जरूरतें पड़ेंगी। आज आप 5 लाख के लिए वो बड़े वाले फंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और कल को जब बड़ा एस्टिमेट होगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो वन टाइम फंड था। ऐसे प्रधानमंत्री में आप, मैं बताऊं कि कागज क्या चाहिए होंगे इन प्रधानमंत्री में, मुख्यमंत्री में, या वाइस प्रेसिडेंट में, या इन सब जो फंड्स में आपको जो मोटे मोटे कागज चाहिए वो मैं बता सकती हूँ। कि भाई राशन कार्ड चाहिए होगा प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए, जिसमें परिवार में जो भी आपके विवरण आप लिखवाते हैं ना, आपका नाम, पता, आपके गार्जियंस के नाम, माता मतलब पति और पिता का नाम, ये सारे जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स में आप नाम लिखवाते हैं जगह 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 जगह, कहीं नाम में प्रसाद लिखा है, कहीं कुमार लिखा है, कहीं पति का नाम अलग लिखा हुआ है, कहीं पति को पिता बताया है, कहीं पिता को पति बताया है, कहीं वो एज 16 साल से 26 हो चुकी है आपकी, अभी 16 ही दिख रही रिकॉर्ड्स में। तो जिस समय आप हमारे कमरे में आते हैं, पहली तैयारी आपकी होनी चाहिए कि जितनी भी सूचनाएं आपकी जगह 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 बटी हुई हैं, उनको जैसे डे वन पे आप इलाज के लिए शुरू हुए हैं, अगर आप आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, आपको लग सकता है कि कल को आपको किसी से आर्थिक सहायता की जरूरत होगी, आप जल्दी से जल्दी इन कागजों में सारी जानकारियां सही करवाने की कोशिश कर लें। लेकिन ये भी ना सोचें कि जब तक ये जानकारी सही नहीं हो जाएगी, जब तक हम मदद के लिए 151 में जा ही नहीं सकते। तो कम से कम आप आइए, हम जो आपके लिए उस दौरान उस परिस्थिति में जितना कर सकते हैं वो करने की जरूरत, वो हम कोशिश करेंगे। तो 1 लाख, 2 लाख रुपए तक के लिए, 5 लाख रुपए तक के लिए आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट, और कुछ इस तरह के कुछ फंड्स होंगे जो मैं आपको बता सकती हूँ या बता दूंगी, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको राशन कार्ड चाहिए होगा, एक आय का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। आय प्रमाण पत्र की जो लिमिट होगी वो 1 लाख रुपया एनुअल होगी। और ये जो आय प्रमाण पत्र होगा, ये कोई एफिडेविट कतई नहीं होगा, किसी भी एमएलए के माध्यम से लिखा हुआ ये कागज नहीं होगा। ये जो आय का प्रमाण पत्र होगा, उसको देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एसडीएम कार्यालय को है शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में आपका बीडीओ और तहसीलदार कार्यालय, खाली ये लोग हैं जो आय का प्रमाण पत्र देंगे, और तो वही आय का प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य होगा। इसलिए कृपया कोई भी एफिडेविट बनवा करके या एमएलए की या पंचायत की चिट्ठी लेकर के ना आए, उसको उस चिट्ठी को लेकर के आप एसडीएम ऑफिस में जाएं, ताकि उस आधार पर एसडीएम जी आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। अब रह गया राशन कार्ड। राशन कार्ड जो भारत सरकार की स्कीम्स के तहत तो चाहिए अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड, या प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड चाहिए, जिसमें आपको जो एक होता है ना राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, उसके तहत के जो राशन कार्ड है उनमें भी सबको पूरी मदद नहीं मिलती। लेकिन हाँ ये है कि कुछ मदद की गुंजाइश है। लेकिन अगर अबव पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड है तो मदद की गुंजाइश नहीं है। इसलिए देखिए कि जो भी आपका राशन कार्ड है वो एपीएल तो नहीं है, कोशिश कीजिए, क्योंकि जो कैंसर की बीमारी में मैं कहूंगी कि ये बहुत जल्दी हमारे आर्थिक स्तर को कम कर देती है। तो इसमें हो सकता है कि आज मेरे पास बहुत पैसा और मैं सोचूं अगर मैं अपना इलाज करा लूंगा 5-10 लाख रुपए तो कुछ नहीं होते, लेकिन आप आज की तारीख से इस चीज की तैयारी कीजिए कि जो फंड्स आप सरकार से मदद में ले सकते हैं उनको आगे के लिए बचा करके रखिए अपने पैसों को, ताकि वो आगे आपके काम आए। और कभी भी इलाज के लिए कोशिश कीजिए कि कोई चीज गिरवी ना रखें, कोई आप लोन ना लें, क्योंकि बहुत व्यवस्थाएं हैं जिनका आप जागरूकता से इस्तेमाल करके अपने पैसों को बचा सकते हैं और उसको लंबे समय के लिए परिवार को पालने के लिए, उस बीमारी में जो दूसरे खर्चे आते हैं उनको करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अगला फंड मैं बताऊंगी जो 5 लाख से 15 लाख की तरफ बढ़े, ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक फंड है, वो है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जिसके माध्यम से आपको मदद मिल सकती है। जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम है ये 2 मोड में चलती है। 2 मोड में कहने का मतलब है कि एक ऑनलाइन चलती है और एक ऑफलाइन चलती है। ऑफलाइन में बहुत कम स्टेट्स रह गए हैं जिन्होंने अभी तक आयुष्मान भारत को लॉन्च नहीं किया है। जैसे दिल्ली है अभी वो स्टेट जहां पे अभी आयुष्मान भारत बहुत जल्दी ही लॉन्च हुआ और पूरी तरीके से यहाँ का सारा डेटा नहीं आया है।
एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण कहते हैं या नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ये सारी हमारी स्कीम्स को, जो ऑनलाइन स्कीम्स है, चलाती है। वो चाहे आयुष्मान है, चाहे ये हमारा राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम है। इन दोनों स्कीम्स में, बल्कि एक स्कीम और है जिसके बारे में अभी बताऊंगी, पर वो पहले राष्ट्रीय आरोग्य निधि के बारे में बता दूं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि की पात्रता दो तरीके से है। अगर ऑनलाइन है तो अगर आप कहीं लिख सकते हैं तो लिख लीजिए अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड। उसको शॉर्ट में कहते हैं AAY। AAY राशन कार्ड जिसके पास होगा उसी वही व्यक्ति का ऑनलाइन में नाम आएगा। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपना राशन कार्ड हमारे पास में लेकर के आना है। हमारे पास में काउंटर पर आपका बायोमेट्रिक के माध्यम से चेक होगा, और अगर आपका निकल जाता है क्या कैटेगरी है, अगर आपकी अंत्योदय कैटेगरी निकलती है तो आपको राष्ट्रीय आरोग्य निधि का कार्ड जनरेट होगा। उस कार्ड को आने में हफ्ते 10 दिन का समय लग सकता है। हफ्ते से का ज्यादा का समय लग रहा है तो हम उसके लिए फिर कंप्लेंट रेज करते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है ना। जब राष्ट्रीय आरोग्य निधि का कार्ड आपका बन जाएगा तो फिर हम आपका केस प्रिपेयर करेंगे, और तब वो केस हम रखेंगे। अब इसमें मोटे मोटे मैं आपको कागज बता दूं कि आपको चाहिए होगा आपका डॉक्टर जी के द्वारा दिया हुआ एस्टिमेट सर्टिफिकेट कि इसमें कितने लाख रुपए की जरूरत है, और उसकी मान्यता होनी चाहिए। जो आपका एस्टिमेट सर्टिफिकेट दिया होगा उसमें 6 महीने की तारीख लिखी होती है। तो आपको जिस दिन वो सर्टिफिकेट इशू किया गया उसके 6 महीने बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप कागज ला रहे हैं उसकी क्या वैधता है, वैध तिथि भी मान्य है कि नहीं। दूसरा, आपका जो ये है आय का जो अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड है। अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड आजकल सारे कागज ऑनलाइन हो गए हैं, डिजिटलाइज हो चुके हैं। तो हम खाली आपका वो डालते हैं, राशन कार्ड का नंबर डालते हैं स्टेट के वेबसाइट पर, और वो आपका राशन कार्ड हमारे पास में डाउनलोड होकर के आ जाता है। वही राशन कार्ड आपका NHA की वेबसाइट पे भी खुलता है और आपको रैन कार्ड बना करके दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी जानकारियां गलत हैं, जो मैंने आपको पहले दफे बताया कि जब हम बनवा रहे हैं तो हमारे कार्ड में GL की जगह उन्होंने GN लिख दिया है, तो वो भले गलती आपकी नहीं है, लेकिन उससे फर्क आप ही को पड़ रहा है। आपके इलाज में देरी होगी तो वो सूचनाएं आप जब जिस समय आपने पढ़ा कागज फट से फट आप उसी समय उसको दुरुस्त करवाइए, ताकि आपको आगे ये दिक्कतें ना आए। क्योंकि अगर आपकी जानकारी गलत है तो NHA उसके ऊपर सही रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो आपका राशन कार्ड बनने वो राष्ट्रीय आरोग्य निधि का कार्ड बनने में टाइम लगेगा। ये ऑनलाइन की व्यवस्था हुई। जब हम इनको, और इसके साथ में आपके लगेंगे सारे रिपोर्ट्स जो कैंसर की बीमारी को प्रमाणित करती हैं, और इसके साथ में कुछ एक डिक्लेरेशंस होंगे जो हमारे इन हाउस है। मतलब इस सेंटर में आपसे कुछ डिक्लेरेशन बनवाते हैं परिवार के बारे में और आपके इलाज के बारे में, वो सब बनाएंगे। उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन इस सारी पूरी पूरी प्रक्रिया में फॉर्म भरवाने से लेकर के और हमारे यहाँ जमा होने तक में कोई 2 से 3 दिन का समय आपको लग सकता है। कई बार सिग्नेचर्स कराने पड़ेंगे, कई बार आपको डॉक्यूमेंट्स सही करा करके देने पड़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा तैयारी से आए। ये ऑनलाइन व्यवस्था है जिसमें आपने फॉर्म हमारे यहाँ जमा कर दिया और फिर हमने उसको मीटिंग में रखा। एक यहाँ पे राष्ट्रीय आरोग्य निधि की कमेटी है जो एम्स दिल्ली के लेवल पर है, जो पूरे भारत के लिए भी एक ही कमेटी है जो सारे केसेस को, पूरे भारत के सारे जो भी ऐसे अस्पताल है जो इस तरह की राष्ट्रीय आरोग्य निधि की केसेस को प्रेजेंट करते हैं, उनको वो करती है, गवर्न करती है पूरी तरीके से। वहां पर वो केस में प्रेजेंट करती है। वो मीटिंग वैसे तो हर हफ्ते होती है, कभी कभी किसी वजह से वो मीटिंग 15 दिन में या महीने में भी होती है। तो जिस समय मैंने उस मीटिंग में वो केस रखा है उसके बाद संभव है जल्दी से जल्दी इसका आपको मंजूरी आ जाएगी, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये संभव है। जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मतलब जो प्रशासनिक वजह होंगी वो उसको मैं हटाते हुए बता रही हूँ कि जब सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी उसकी मंजूरी मिलने की संभावना है। ये जिसको बोलते हैं सबसे ज्यादा त्वरित प्रक्रिया है। इसलिए जिन जिन लोगों का भी अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड है वो लोग इस बात से काफी संतुष्ट हो सकते हैं कि कम से कम 15 लाख रुपए तक का इलाज राष्ट्रीय आरोग्य नीति के माध्यम से पूरी जिंदगी में एक बीमारी के लिए 15 लाख रुपए का, गंभीर बीमारी के लिए 15 लाख रुपए का की जो सहायता है वो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की जाती है राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम में। ये चूंकि एक ही बार है तो आप इसको बार बार नहीं ले सकते कि भाई आपने अभी 5 लाख ले लिया, अगली बार फिर से आप सोचो कि 5 लाख ले लूं, फिर 5 लाख ले लूं। इसलिए जब तक आपका एस्टिमेट 8 लाख 10 लाख रुपए से ऊपर ना जाए तब तक कोशिश कीजिए कि इस स्कीम में आपकी पात्रता होने के बावजूद भी आप अप्लाई ना करें।
अब मैं ऑफलाइन के बारे में बताऊंगी कि जिन राज्यों में अभी ये स्कीम ऑनलाइन नहीं गई है आयुष्मान के माध्यम से, जैसे अभी भी वेस्ट बंगाल है, भले वहां पे भाजपा सरकार आ गई है, वो आयुष्मान भी वहां चलाएगी, वो राष्ट्रीय आरोग्य निधि को भी ऑनलाइन करेगी, पर इन सबको करने में 6 महीना लग सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मरीज सफर ना करे कि भी जी वो स्कीम ऑनलाइन नहीं है तो उस राज्य में मदद नहीं हो रही। तो हम लोगों ने ये स्कीम वैसे शुरू हुई थी 2021 में, तब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रखी थी, तो करीब 6 महीने मरीजों की मदद ही नहीं होती थी क्योंकि उनका अंत्योदय कार्ड नहीं होता था और उनके राज्य में ये ऑनलाइन स्कीम थी नहीं। तो हम लोगों ने जब मिनिस्ट्री से कहा, उनकी परिस्थितियां रखी कि भी मरीज का क्या दोष है कि अगर उस राज्य ने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो उन्होंने जो पुराना तरीका था राशन कार्ड और आय का प्रमाण पत्र का, उसको वापस चालू कर दिया, अलाउ कर दिया। तो उसके लिए मरीज को चाहिए होगा राशन कार्ड, उसमें मरीज का नाम और उसके परिवार का नाम होना चाहिए, और उसके साथ चाहिए होगा एक आय का प्रमाण पत्र जो उसके एसडीएम या तहसीलदार के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन कोई भी आय का प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, इसके लिए थोड़ी सी मुश्किल गाइडलाइंस हैं जो हमको फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है और वो 2019 का गैजेट है जो अभी तक नहीं बदला है। तो 2019 में हर राज्य के लिए, रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए एक पावर्टी लाइन डिफाइन की गई है प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से। तो एक मोटा मोटा सा आप समझिए कि अगर किसी के परिवार में 5 सदस्य हैं और वहां की प्रति व्यक्ति आय 1,000 है, तो 5 व्यक्ति की आय 1 महीने के लिए हो जाएगी 5,000 और 12 महीने के लिए हो जाएगी 60,000। माने उसका एनुअल इनकम 60,000 रुपए से 5 व्यक्तियों वाले उस परिवार का जो वार्षिक आय है 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन ये मैं जनरल बात नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। ये कतई हर मरीज पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो उसके राज्य के हिसाब से और उसके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हिसाब से ये जानकारियां अलग अलग है। इसलिए इन जानकारियों को मैं किसी भी संस्था को, किसी भी और व्यक्ति को बाहर बताने से मना करती हूँ, क्योंकि हम एक एक व्यक्ति का पूरा पहले फैमिली स्टडी करते हैं, उनकी आर्थिक स्थितियों को स्टडी करते हैं, कौन क्या करता है, कैसे कैसे वो मरीज की मदद हो सकती है, उसके रास्ते निकालने के बाद हम बताते हैं कि भाई अगर आपका इतनी रुपए का इनकम सर्टिफिकेट होगा और ये सर्टिफिकेट्स होंगे तो आपकी मदद के रास्ते हैं। इस आधार पर कैंसर सेंटर में, एम्स दिल्ली में, मैं बहुत ईश्वर की कृपा से कह सकती हूँ, धन्यवाद करते हुए, कि मैक्सिमम लोग हैं जिनकी राष्ट्रीय आरोग्य निधि के माध्यम से मदद की जा रही, क्योंकि हम मरीजों को बढ़ बढ़ करके बताते हैं कि भाई आप कागजों में क्या सुधार करवाएं और क्या करवाएं। जिन लोगों के जनरल कैटेगरी के भी राशन कार्ड है, वहां पे वो लोग जाते हैं अपने पंचायत में या अपने इलाके के जो आपके जो शहरी इलाकों में जो आपके पार्षद होते हैं उनसे बात करते हैं, और कुछ राशन कार्ड धारकों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई जब तक मेरा इलाज चल रहा है तब तक के लिए आप मुझे राशन कार्ड ट्रांसफर कर दो, और बाद में वो उस दौरान की जो फैसिलिटीज है वो पेशेंट के वो उस परिवार को दे दे, लेकिन कम से कम इलाज की सुविधा आप ले ले। क्योंकि इलाज के दौरान कोई भी परिवार अपनी आर्थिक स्थिति में सक्षम नहीं रह सकता कि वो पूरा इलाज अपने आप से करवा सके, चाहे वो ठीक ठाक अच्छे रईस परिवार से आया हुआ तो भी। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी स्कीम्स बताई। इसमें अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लीजिए, तब मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी, और अगर बात के लिए रखना है तो भी कोई ठीक हाँ, दिक्कत नहीं है। बात पर के ये लिए भी रख सकते हैं, या कुछ आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर किसी को लिखना आता है, सब लोगों को थोड़ा बहुत, तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो फिर मैम बाद में भी एड्रेस कर सकती है हमारे सवालों को। जी, ठीक है जी। ना। जी। तो ये हो गया राष्ट्रीय आरोग्य निधि। ये सारे जो मैंने आपको स्कीम्स बताई, इसमें ज्यादातर गरीब तबका या जो अति निर्धन तबका है, जिसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड धारक, उनकी ही मदद होती है। तो फिर हम वो जनरल कैटेगरी वाले लोग क्या करें, जिनकी इनकम मतलब जिन जो इस राष्ट्रीय आरोग्य निधि वाली पात्रता में नहीं आते, जिनके पास में अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड नहीं है, तो जिनके पास दूसरे राशन कार्ड होंगे, पीएचएच है या पीआर है, अपने राज्यों के हिसाब से होंगे, उनका जिस समय हम वो करते हैं, चेकिंग करते हैं एनएचए के सिस्टम पे, ये पर्सन सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगी। उनका जो हम असेस करते हैं तो एक सेकेंड, आई इट, सॉरी, मैं एक्चुअली रेड है क्वेश्चन। तो मैं पात्रता के बारे में बात कर रही थी कि हाँ, जो जनरल कैटेगरी के पेशेंट है, जिनकी जो अंत्योदय योजना के पात्र नहीं है,
उन लोगों के लिए जरूरी, उन लोगों को जिसमें हम अप्लाई करते हैं, तो उनका जो राशन, जो उनका ये स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्ड निकल करके आता है, वो कहलाता है हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट। माने जो स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन कोष। तो उसमें जो किसी भी मरीज की मदद होती है वो मैक्सिमम 1.25 लाख की होती है, जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो बीपीएल या अंत्योदय राशन कार्ड धारक नहीं है, और जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से, वहां भी एक क्राइटेरिया है कि वहां पे जो उनकी इनकम होगी वो 1 लाख रुपए के अंतर्गत ही होगी। लेकिन राशन कार्ड का प्रकार अगर पीएचएच है या पीआर है, हर राज्य के हिसाब से, जो कि बीपीएल और अंत्योदय कैटेगरी नहीं है, तो उनकी भी 1.25 लाख तक की मदद फिर भी होती है। कैंसर सेंटर में मैंने अब तक सिर्फ और सिर्फ एक मरीज की मदद करवाई है इस स्कीम के माध्यम से। उसकी वजह यह है कि 1.25 लाख कैंसर के इलाज में बहुत कम है, और मेरे पास बहुत ऐसी ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम उनकी 1.25 लाख तक की मदद करवा देते हैं। उनकी मदद हम इसलिए नहीं करवाते राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम में, क्योंकि हो सकता है कि आज उनका राशन कार्ड जनरल कैटेगरी का है, लेकिन कल उनका जो राशन कार्ड है वो कोशिश करें अपनी पंचायत में बात करके, या अपने पार्षद से बात करके, या राशन कार्ड अधिकारी से बात करके, और उनके कैटेगरी बदल करके अंत्योदय हो जाए। हो सकता है उनको कल राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम में 15 लाख की जरूरत हो और उनकी मदद हो जाए। तो 1.25 लाख इस्तेमाल करके अपनी इस पात्रता को क्यों खत्म करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी स्कीम्स बता दी। अब एक जो सबसे बड़ी जो योजना इस समय चल रही, जो सबको पता ही होगा, वो है आयुष्मान भारत, जिसके बारे में मैं बात करूंगी। तो आयुष्मान भारत में अब तो शायद सबको पता होगा, फिर भी बताना चाहूंगी, दोहराऊंगी मैं, कि प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार, जो एक ये स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत है, जिसमें मरीज को कोई पैसा नहीं देना होता। ये पैसा राज्य और केंद्र सरकार की सरकारें हैं, उनका कुछ भाग निश्चित है हर राज्य के हिसाब से। तो कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है और कुछ पैसा राज्य सरकार देती है। इन दोनों को मिला करके फिर इसके माध्यम से प्रति परिवार, चाहे वो किसी भी राज्य में है, उसको 5 लाख तक की मदद दी जाती है। दिल्ली में ये जो है मदद, उसमें 5 के साथ में 5 लाख और जोड़े हुए हैं। ऐसे हर राज्य में कुछ कुछ विशेष बातें भी हैं, वो अभी समझाने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर समझना कोई चाहेगा तो हमारे कमरे में आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वृहद जानकारी तो हम अपने रूम में ही केस टू केस बेसिस पे देते हैं। तो ये जो 5 लाख हैं, ये किसी के खाते में नहीं जाते। ये सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान का एक पैकेज निर्धारित है, उसमें बहुत सारी बीमारियों के आधार पर कुछ इलाज है जिनकी वार्षिक लिमिट जिसको बोलेंगे 5 लाख के अंदर ही आती है, तो वो इलाज शामिल है, जिसमें बहुत सारा बीएमटी है जो कवर होने लग गया है, और महंगी महंगी सर्जरीज हैं जो कवर होने लगी कैंसर ट्रीटमेंट में। तो मैं बताऊं तो 62% आंकड़ा है जो पूरे एम्स में सिर्फ और सिर्फ कैंसर पेशेंट के लोग हैं जो इसका आयुष्मान की स्कीम की मदद ले रहे हैं। 62% तो सिर्फ और सिर्फ कैंसर के मरीज हैं जो लाभ उठा रहे हैं आयुष्मान की स्कीम का। तो अगर आपका इलाज उस पैकेज में आता है तो आपको एक प्रक्रिया के तहत जाना पड़ेगा। आपको अपने डॉक्टर से एक पैकेज सेलेक्ट कराना पड़ेगा। उस पैकेज में डॉक्टर एक फॉर्म भर करके देंगे, फॉर्म के साथ में कुछ कागज, कुछ रिपोर्ट्स आपको लेकर के आयुष्मान केंद्र जाएंगे, वहां पे वो उसको अपलोड करेंगे इसकी आयुष्मान की वेबसाइट पे, और थोड़े समय के अंदर, घंटे 2 घंटे के अंदर आपकी उसकी मंजूरी की एक पर्ची छपके मिलेगी। उस पर्ची को लेकर के आप वार्ड में जाएंगे, वहां पे आपको डॉक्टर एक एडमिशन स्लिप देंगे। अगर भर्ती होना है तो भर्ती की पर्ची के साथ में जो वहां पे सिस्टर होंगी, आपको एक कैटेगरी बदली जाती है। तो कैटेगरी बदलने के लिए आपको जो पर्ची देंगे उसको लेकर के आप जाएंगे पेमेंट काउंटर पर, जहां पे पहले पैसे जमा होते थे, वहीं जाएंगे। वहां पे आपकी पेड कैटेगरी से आयुष्मान कैटेगरी आ जाएगी, और छुट्टी के समय तक आपका पूरा इलाज पूरी तरीके से फ्री होगा, उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। ये होगा आपको उस पैकेज के अनुसार, जो पैकेज आपका तय हुआ था। जितने लाख रुपए तक का इलाज उस पैकेज में आपको तय मिला था, उतने लाख रुपए तक का इलाज आपको उस आयुष्मान में उस अवधि के दौरान फ्री होगा, चाहे उसकी कोई भी लिमिट हो। पर एनुअल लिमिट प्रति परिवार 5 लाख है। इसलिए जिसमें पीपीडी दिया जाता है, जिसमें आपको वो पीपीडी कहते हैं उसको, तो जिसमें वो मंजूरी दी जाती है, उस मंजूरी को के लिए में जो पैसा लिखा होता है, उस पैसे को सर्वर पर ब्लॉक कर दिया जाता है, और वो 2 महीने 3 महीने तक के लिए, जब तक के लिए हम उसको सर्वर से डिस्चार्ज नहीं करते या कैंसिल नहीं करते, वहां पर वो पैसा रुका रहता है, ताकि पूरे, क्योंकि ये
स्कीम पोर्टेबल है। आप सिर्फ एम्स दिल्ली में इलाज नहीं करा सकते। आपने दिल्ली में डॉक्टर को दिखा लिया और आपको मान लो कि 15-20 इंजेक्शन लगने हैं जो हफ्ते हफ्ते पर लगने हैं, और उसके बाद में आपको 2 महीने बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए आना है, तो आप क्यों एम्स दिल्ली में बैठे रहो? आप अपने पास के आयुष्मान केंद्र में वहां पे जाइए, वहां से मंजूरी लेकर के वो इलाज आप वहां पर इंजेक्शन इंजेक्शन लगा करके मेंटेनेंस करके पीरियोडिक फॉलो अप अपने डॉक्टर के साथ में करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी सुविधा ये कहती है कि 2,000 का इंजेक्शन लगाने के लिए आप 2,000 खर्चा करके अपने घर से आएंगे और फिर एम्स में आप इंजेक्शन लगवाएंगे, तो क्यों ना इसका फायदा अगर आप अपने घर के पास के सेंटर में, अगर आपका भरोसा है, तो वहां पे करवा सकते हैं। उसकी जो प्रक्रिया होगी वो करके आप उसको कर सकते हैं। तो ये आयुष्मान है। इसमें बहुत कुछ एक चीजें जो बहुत जरूरी है, सिर्फ आप इलाज करा करके चले जाएंगे तो आपका अगला इलाज क्लोज नहीं हुआ, ना आपको अगले की मंजूरी मिलेगी। बहुत जरूरी है कि अपना डिस्चार्ज प्रॉपरली करवाएं, उसके लिए उनको जो कागज देने हैं दें, और उसके बाद में एक डिस्चार्ज की पर्ची लें। उस पर्ची के बाद में फिर आप यहाँ से जा सकते हैं, ताकि अगली जिसमें आपको मंजूरी चाहिए हो तो आपको पिछले कोई रुकावट ना आए। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको वहां पे आयुष्मान से ब्लॉक कर दिया जाता है कि भाई इनकी पिछली वो नहीं हुई थी, डिस्चार्ज नहीं हुआ था। तो हम लोग मरीजों को कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी अब उनको डिस्चार्ज कर दें, लेकिन पक्की बात है कि वहाँ पे भीड़ ज्यादा है, छोटा सेंटर है, अभी हम लोगों को बड़े सेंटर में बहुत जगह दी नहीं जा रही है, तो छोटी छोटी जगहों पे मरीजों को भी बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। उसके लिए मैं पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उसमें मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको बड़ी जगह मिल जाए, आपको ज्यादा सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन उसको करने में बहुत सारी हमारी लिमिटेशंस है, जिसको जिसको मैं कर रही हूँ कोशिश, लेकिन वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि अब ये सेंटर बड़ा करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसलिए मरीजों की संख्या और घटाना भी बहुत ज्यादा संभव नहीं है। एनसीआई बहुत बड़ा सेंटर है, पर उसकी फिजिकल दूरी ऐसी है कि शायद लोग वहां पर जाते नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे लोड बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, गुजारिश कर सकती हूँ कि आप लोग थोड़ा धैर्य से काम करें, काम सबका होगा। ये हो गई आयुष्मान की बात। अब इसके बाद में अगर आप कहेंगे कुछ खास बताना है, तो मेरे हिसाब से कुछ बताना बाकी नहीं रह गया। मैंने सब जगह बता दिया कि पैसा कितना होता है। एनुअल प्रति परिवार 5 लाख रुपए है आयुष्मान के लिए। इसमें आपको जो अप्रूवल लगता है 2 से 6 घंटा लगता है, और उसके बाद में आपका पूरा इलाज जो आपकी मंजूरी में था वो आपको फ्री दिया जाता है। इसके लिए आपकी पात्र जी बताएं। नीतू मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास दिल्ली के भी हैं, तो जो दिल्ली आरोग्य निधि है उस पे भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं इसमें बताने जा रही हूँ जी। दिल्ली जी। आरोग्य के बारे में। थैंक यू दिल्ली मैम। और दिल इसमें ऑलरेडी है, मैं बस उसको 1 बाय 1 जाती तो बता देती आपको। जी मैम। इसमें अभी मैंने राष्ट्रीय आरोग्य निधि को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था, उसमें एक चीज और छूट गई है, वो है रेयर डिजीज। तो कैंसर का ट्रीटमेंट कराते कराते कुछ ऐसी बीमारियां पकड़ कर में आती हैं कि जो रेयर है। रेयर के लिए कोई कागज नहीं चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ भारत का एक आधार कार्ड चाहिए। और उस रेयर बीमारी, रेयर डिजीज को प्रमाणित करने के लिए जो सपोर्टिव रिपोर्ट्स हैं, वो आपके डॉक्टर को कुछ सर्टिफाई करने पड़ते हैं, कुछ प्रमाण देने पड़ते हैं। उस कमिटी में अप्लाई होता है और वहां से आपको अधिकतम मदद, ये भी वन टाइम है, 50 लाख रुपए तक की मदद कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो एक फंड ये है जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के साथ में ही आपको बताया जाता है। फिर मैंने जब जिसमें पीएमसीएम फंड बताया था उसमें आपको दिल्ली आरोग्य कोष मैंने नहीं बताया था, क्योंकि दिल्ली का कुछ अलग से नहीं है। सेम जो व्यवस्थाएं आपकी वहां के लिए हैं, आपके सीएम फंड के लिए, वही दिल्ली के लोगों के लिए है कि आपको राशन कार्ड चाहिए होगा, आय का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आपको दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और हम लोग एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें एक एफिडेविट या उसमें एक कुछ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, वो दिया जाता है। अब क्या है कि जो दिल्ली आरोग्य कोष है उससे पैसा एक बार में नहीं आता है। अगर पीरियोडिक ट्रीटमेंट है कि आपको हर महीने कीमो लगेगी, 20-20 दिन पर लगेगी, तो हो सकता है वो आपको 2 कीमो का, 3 कीमो का पैसा देंगे, फिर आप यूटिलाइजेशन जमा करेंगे तो फिर आपका अगली इंस्टॉलमेंट आएगी। लेकिन दिल्ली आरोग्य कोष में ये चीज थोड़ी सी लगती है कि हर बार आपको थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है, उसमें हर बार आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो दिल्ली के इनकम सर्टिफिकेट की अवधि है वो 6 महीने की ही है। तो कभी एस्टिमेट एक्सपायर हो जाता है, कभी इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है। तो जरा जिस समय आप अप्लाई करते हैं उस समय इन सारी बातों पे नजर रखनी जरूरी होती है कि अगर अप्लाई आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला हो तो आप फटाफट उसके लिए पहले ही अप्लाई कर दें, इसके पहले कि आपका फंड खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके लिए 5 लाख रुपए की दिल्ली दिल्ली आरोग्य कोष की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए है। बाकी जो विभिन्न राज्यों की लिमिट है सीएम्स की या मुख्यमंत्री कोष की, वो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग है। कोई 1 लाख रुपए देता है,
कोई 3 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है, कोई 50,000 भी देता है, मरीज की पात्रता के आधार पर। लेकिन दिल्ली आरोग्य कोष से 5 लाख रुपए तक की मदद हो सकती है। उसके लिए उसको सिर्फ राशन कार्ड या आय का प्रमाण पत्र कोई भी एक चाहिए। आय के प्रमाण पत्र में जो दिल्ली में जो लिमिट है अभी वो 3 लाख रुपए है। कल को अगर कुछ बदल जाएगी तो उसके लिए लोगों को हमेशा थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा कि कोई ऐसे नीतियों में बदलाव तो नहीं आए, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ ये वर्तमान परिस्थिति में जो आज लागू है नीतियां, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। अगर कोई आगे नीतियों में बदलाव होगा तो उसकी जानकारी आपको समय समय पर लेते रहना चाहिए। और ये जानकारियां मोबाइल पर आराम से आ जाती हैं, आपको गूगल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आराम से मिल जाती है। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आपके साथ जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके माध्यम से अगर आप कहेंगे तो आपको ढूंढ करके बता सकते हैं। सिर्फ हिंदी में बोलना है या टाइप करना है और सारी जानकारी निकल के आ जाएगी। तो दिल्ली आरोग्य कोष के लिए कि जो आपको इनकम सर्टिफिकेट आज की तारीख में वो 3 लाख का चाहिए, या राशन कार्ड चाहिए दिल्ली का, और एक डोमिसाइल चाहिए कि भी आप 3 साल से ज्यादा इस दिल्ली दिल्ली प्रदेश के रहने वाले हैं। डॉक्टर का एस्टिमेट सर्टिफिकेट चाहिए होगा एक, कोई जो एफिडेविट बनवाएंगे, और जो उनका फॉर्म होगा वो भरना होगा, उसमें 2-3 लोगों के सिग्नेचर्स होंगे। ये पूरी एक प्रक्रिया है जो दिल्ली के मरीजों को करनी पड़ती है। उनका फंड अगर बीएमटी के लिए आ रहा है तो वो एक ही बार में आ जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एक ही बार में फंड आ जाता है। लेकिन अगर कोई पीरियडिक ट्रीटमेंट है जिसमें आपको हर 3 महीने पे कुछ पैसों की जरूरत है तो उसको आपको 2 महीने 3 महीने के वो पैसे देते हैं। उसके लिए आपको वापस से वहां पे क्लेम डालना पड़ता है, उसकी यूटिलाइजेशन देना पड़ता है, और उनको फ्रेश, आपको अगर इनकम सर्टिफिकेट की डेट निकल गई तो फ्रेश इनकम सर्टिफिकेट बनवा करके या फ्रेश एस्टिमेट सर्टिफिकेट बनवा करके देना होता है। सो ये सारा स्कीम्स के बारे में था जो मेरे को बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो मुझे लगता है ऐसा कुछ जानकारी मेरी तरफ से देने बाकी नहीं है। बाकी रहने की और बहुत जो भी व्यवस्थाएं हैं वो मैं आपको, हाँ, एक व्यवस्था मैं आपको बता दूं जो शायद बहुत लोग अभी भी है, इक्का दुक्का छूट जाते हैं, वैसे तो लोग आ जाते हैं। हमारे यहाँ रेलवे कंसेशन की एक बहुत बड़ी सुविधा है जो हर कैंसर पेशेंट को दिया जाता है। एक दिन में हमारे 170 से 180 मरीजों को रेलवे कंसेशन दिए जाते हैं। रेलवे कंसेशन में एक जाने का, एम्स से उनके घर तक जाने का, और एक आने की का होता है। रेलवे कंसेशन जो दिया जाता है घर तक आने का, ये सिंगल जर्नी होता है। मीन्स आपको 2 या 3 नहीं दिया जा सकता, आप जाएंगे आएंगे फिर लेंगे। आपने आया यहाँ दिखाया और फिर ले लिया। तो इसकी प्रक्रिया बता दूं क्या क्या है और कितनी आपको छूट मिलती है। मोटा मोटा प्रक्रिया यह है कि जिसमें आपने पहले तो आपका जो पता है वो दिल्ली एनसीआर का नहीं होना चाहिए। आपको जहां जाना है वहीं का पता आपका होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा स्टेशन पे जाना है, क्योंकि स्पेशल ट्रेन जो है, शताब्दी है या जो भी स्पेशल ट्रेन है, उनमें आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपको जो भी एक्सप्रेस और मेल ट्रेन है वहां पर ये रिजर्वेशन मिल सकता है। ये रिजर्वेशन हर श्रेणी में मान्य है अप टू सेकेंड एसी, लेकिन उसमें छूट का प्रतिशत अलग अलग है। मरीज के साथ में एक अटेंडेंट जा सकता है चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। तो अगर सोचे कि जी 5 साल से छोटा बच्चा है तो हम उसके साथ में दो लोग चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मरीज के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक अटेंडेंट को अलाउड है, चाहे वो जो भी हो सकता है। इसमें डॉक्टर आपके ओपीडी कार्ड पे सिर्फ देखेंगे आज की तारीख में और लिख देंगे कि आपकी अगली फॉलो अप डेट ये है, जिस समय आपका जाने का तय हो जाए कि अब मैं चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, तो आप हमारे कमरे में उसको लेकर के आ जाइए। हमारे यहाँ रेलवे कंसेशन 9:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक बनते हैं। 5 बजे हमारा काउंटर बंद होता है, तो लिहाजा आप थोड़ा आधा पौना घंटा पहले आइए, क्योंकि जिनके हमने 4:30-5 बजे तक कार्ड्स लेकर के रखे हैं उनको ही बनाने में हमको 10-15 मिनट और ज्यादा लगेगा। तो जिनके कार्ड्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं उनको और कार्ड्स हमारे लिए लेना संभव नहीं होगा। अगर कोई 5 बजे आएगा तो अच्छा हो कि आप 4:30-4:45 तक आ जाए। जो दिल्ली से 200-400 किलोमीटर दूर हैं उनके लिए मैंने बहुत प्रक्रिया नहीं रखी है, क्योंकि वो जाते हैं और अगले दिन फिर आ जाते हैं, तो वो क्यों तंग हो। तो उन्होंने डॉक्टर को नहीं भी दिखाया है, हो सकता है उनका अभी सेकेंड शिफ्ट में डॉक्टर देखेंगे, देखने में देर लगेगी। आप ओपीडी कार्ड हमारे पास लेकर के आओ, रिलीज कंसेशन लेकर के चले जाओ और दिखाते रहो, और उसको लेकर के फिर आप चले जाना, क्योंकि आपका रिजर्वेशन का भी टाइम लिमिटेड होगा कि आपको वो रिजर्वेशन का विंडो पीरियड भी बंद हो जाएगा, तो आप रिजर्वेशन उसमें फिर करा नहीं पाएंगे। कई दफे हमारा कमरा बंद हो जाएगा जब आपको डॉक्टर देख करके आएंगे, तो हमारा आपको लगेगा कि आपको रिलीज कंसेशन नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में आप हमारे पास सुबह ही आ जाएं, जैसे आप यहाँ पे दिल्ली आए, आप पहले आकर के रिलीज कंसेशन ले लो, क्योंकि आपके पास में वो डेट तो मौजूद है जिसके ऊपर आपको आज दिखाना है। बाकी जो दूर के मरीज हैं जिनको पता है कि वो आज 2 दिन में नहीं जाएंगे, वो पक्का पहले डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर उनको कंफर्म करेगा कि हाँ अब ये जा सकते हैं घर वापस, इनका यहाँ पे इस बार का ट्रीटमेंट पूरा हो गया है,
और ये उनकी फॉलो अप डेट है, तो उनको रेलवे कंसेशन हम दे देंगे। सिर्फ उसी पते का देंगे जहां का उनका रेलवे स्टेशन लिखा होगा। ये नहीं होगा कि भी आपको जाना है दरभंगा तो आप बोलो अब मुझे पटना का दे दीजिए, आपको जाना है लखनऊ बोलो नहीं मुझे गोरखपुर का दे दीजिए, या पहले पड़ता है या बाद पड़ता है, या पास पड़ता है या दूर पड़ता है। ये सारे तर्क आप अपने दिमाग में सोच के आइए, क्योंकि हमारे पास काउंटर पे ऑलरेडी 150 लोगों की लाइन होती है, एक के बाद एक के बाद एक। किसी भी हमारे स्टाफ का हाथ नहीं रुकता है। तो जितनी जल्दी आप बताएंगे और सोच के, और जाते समय आप किसी भी विभाग से जा रहे हैं अपने कागज लेके चेक करके ले जाएं कि सिर्फ आप अपने ही कागज लेके गए हैं, जो कागज लेके गए हैं उसमें जो जानकारियां लिखी हैं वो सही लिखी हुई है। हो सकता है किसी मरीज का जल्दबाजी में कार्ड बन आपको दे दिया गया, या आपने किसी और का रेलवे कंसेशन ले लिया तो आपके काम भी नहीं आएगा और उसका काम भी खराब हो गया। ठीक है, या फिर आपको रेलवे कंसेशन में कभी गलती से कोई दूसरा स्टेशन छाप दिया गया जो आपके पुराने रिकॉर्ड का था, या आपकी एज गलत है, आपकी एज में अपडेशन नहीं हुआ, तो जिस समय वहां पे टीटी चेक करेगा तो आपकी एज मैच नहीं करेगी। ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान देने की हैं। तो कम से कम आप अपने व्यक्ति के लिए इतना जरूर ध्यान दीजिए कि जो आप कागज लेके जा रहे हैं वो हर जानकारी में सही है। आप मेडिकल रिकॉर्ड में जिसमें आप कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं वहां पे पता चलता है आपका नाम राम नारायण था तो उन्हें राम प्रकाश कर दिया, राम कुमार कर दिया, वो ऑटो फेच करता है तो उससे उन्होंने आप वो उत्तर प्रदेश की जगह उत्तरांचल लिख दिया, दिल्ली के बाद में उत्तराखंड लिखा चला आ रहा है। तो इस तरह की जो भी जानकारियां हैं इनको जितनी जल्दी आप दुरुस्त करवा लेंगे, और हम गलत पते पर आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो विजिलेंस का मामला है ये रेलवेज का फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला आता है, तो उसमें हम आपको कोई भी अंडू सहयोग देने में सक्षम नहीं है। हम ये जरूर कर सकते हैं कि आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई आपकी मदद कोई जल्दी कर दे, बस इतना संभव है। आपके पते में अगर कोई त्रुटि हो गई है उसको बदलवा करके आने के लिए आपको 57 नंबर कमरा मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन है, वहां जाना होगा और वहां से आपके इसमें सुधार हो जाएगा, जिसमें 1 से 2 दिन का समय लगता है। तो क्या हमारे पास बहुत ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें थोड़ा गर्मा गर्मी भी उनको हो जाती है, गुस्सा भी हो जाता है कि आप लोग कोऑपरेट नहीं करते, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कीजिए आप, लेकिन वहां आपको हमारी भी लिमिटेशन समझनी पड़ेगी कि हम लोग सरकारी नियमों के अधीन हैं और हम कुछ भी चीज बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा करके नहीं कर सकते। तो जो रेलवे कंसेशन हम आपको देंगे जहां से जाना है जहां से आना है, वो विजिलेंस में कई बार हमारे पास में वो लोग 10-15 रेलवे कंसेशन लेकर के आते हैं जिसमें उनको संदेह होता है कि भाई यहाँ पे शायद ये गलत दिया गया है, तो हम लोग वेरीफाई करते हैं, अगर सही होता है तो कुछ इशू नहीं रहता है, गलत होता है तो उसमें फिर पूरी फाइल्स खुलती हैं और पेशेंट्स के खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए ऐसा क्यों करना है? अगर एक बार एक मरीज को बैन कर दिया गया तो फिर उसको रेलवे कंसेशन दोबारा नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ बाकी भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप लोग अपनी जानकारी ही तो सही करके आनी है वो करके आ जाइए, और और इस प्रक्रिया का कोई भी गलत इस्तेमाल ना करें। कई दफे ऐसा होता है कि बहुत जो दूर के रहने वाले हैं वो जाएंगे नहीं, हमसे रेलवे कंसेशन लेके चले जाते देते जाते हैं, 4-5 इकट्ठा कर लेते हैं, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है ना। फिर वो बाद में आते हैं बोलते हैं 5 के बदले आप हमें 5 दे दीजिए। तो जब व्यवस्था ही एक के बदले एक देने की, आप एक बार आएंगे मुझको जाने आने का एक देंगे, तो 5 के बदले 5 नहीं दे सकते, फिर हम उसकी डेट भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अब आप आएंगे दिखाएंगे तभी हम आपको देंगे। तो जो कुछ भी सरकार पैसा खर्चा कर रही है उसके लिए उसने नीति नियम अगर वो थोड़े से वो ना बनाए, फिक्स ना बनाए, कोई पॉलिसीज ना करे, तो पहले ही बहुत सारी गलत चीजें हो रही हैं, उनको रोक कैसे सकते हैं? इसलिए आपसे सहयोग अपेक्षित है। और दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, अगर कोई कुछ और जानना चाहे तो बताइए। जी मैम बताइए प्लीज। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम बताइए। मैम, टिकट तो मिल जाती है लेकिन अंदर कंफर्म ही नहीं होता है, तो हम लोग को नीचे बैठ के जाना पड़ता है या दरवाजे के पास। टीटी से भी बोलते हैं तो कुछ फाइन लगा कर भी देना चाहते हैं तो नहीं हो पाता है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके लिए आप स्वास्थ्य मंत्रालय, आप इसके लिए रेल मंत्रालय को लिखेंगी कि आपका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि कोटा तो फिक्स है, उस कोटे से ही दिया जा सकता है। हाँ क्योंकि जी बहुत नीतू जी, मैं भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछना जी चाहती मैम हूँ। बताइए मैम। एक तो ये है कि ये सब तो जो है ये इकोनॉमिकली जो लोग वीक हैं उनके लिए है। जो कैंसर का इलाज है इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो जिनकी तनख्वाह भी अच्छी है, जो अच्छा कमा रहे हैं, पर खर्चा बहुत है, तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? एक मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रेलवे कंसेशन है ये हर क्लास में मिलता है, फर्स्ट क्लास में, सब हर ट्रेन में हर जगह मिलता है, और कितना कितना मिलता है? ये दो क्वेश्चन है मेरे। ठीक है मैम।
इसके थोड़े से रूल्स बदलते रहते हैं ज्यादातर तो, लेकिन रेलवे कंसेशन थर्ड सेकंड एसी तक मिलता है, फर्स्ट एसी में नहीं मिलता है। और ओके। बाकी एयर एयर भी कंसेशन, एयर ट्रेवल कंसेशन भी मिलता है, पर जो एयर ट्रेवल कंसेशन है वो सिर्फ बेस फेयर पर मिलता है, इसलिए वो हमारे यहाँ से हम इशू नहीं करते ना, हमको ऐसी व्यवस्था दी हुई है। जो एयर ट्रेवल कंसेशन है, लोग फॉर्म खाली वेबसाइट से लेकर के आ जाते हैं, वो विंडो पे जा करके उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी में जा करके प्रेजेंट करना होता है विद ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और वहां से मिलता है। रेलवे कंसेशन की सुविधा हमारे यहाँ से दी गई है, उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको सिर्फ 25% देना पड़ता है, और ओके। जो अटेंडेंट है, पेशेंट को एक पैसा भी नहीं देना पड़ता, पेशेंट अटेंडेंट को 25% देना पड़ता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। और जो ये है उनका रिजर्वेशन चार्जेस है वो एक्चुअल्स में पे करने पड़ते हैं क्लास के हिसाब से। तो पर अगर हर क्लास में मिलता है? हर क्लास में मिलता है, सेकेंड एसी तक ओके। मिलता है, ये है कि उनका कोटा घटता जाता है, जैसे थर्ड एसी तक तो वो आपको यही देंगे कि पेशेंट को 100% वेवर है और अटेंडेंट को 25% देना है। लेकिन जिस समय आप सेकेंड एसी में जाएंगे वो थोड़ा सा कुछ बदला है, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होता। और इस तरह ओके। की इन्फॉर्मेशन एक्चुअली इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, इसमें कहीं कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है। पेशेंट जब वहां पे जाएगा उसको रिजर्वेशन का जो चार्ज देना है उसका सिर्फ वो देना है, वो बाकी तो थोड़ा ठीक। पैसा देना पड़ेगा। ओके। और वो जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा वो हम सबकी लिमिट्स को बताता है। लिमिट्स हम सबकी हैं। हमारे पास में कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसमें हम जनरल कैटेगरी के पेशेंट्स की बहुत ज्यादा मदद कर सकें। उसके लिए कुछ क्राउड फंडिंग के लिए कुछ जनरल वेबसाइट्स हैं, जिसको मैं पर्सनली सरकारी होने के नाते रेकमेंड नहीं कर सकती। तो लोग जनरली उन क्राउड फंडिंग मेथड्स की तरफ जाते हैं, वो फेसबुक के माध्यम से या जो सोशल वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से जाते हैं, और रेज भी कर लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा रेज कर लेते हैं, पर यह है कि उनमें वो लोग डिडक्शंस लेते हैं। जैसे हमारे, मैं आपको अपने यहाँ की अपनी पर्सनल एक घटना बताऊंगी कि न्यूरोलॉजी में कोई पेशेंट था हमारी कलीग के जान पहचान में, कोई वो था मेड की का हस्बैंड था। तो मेड तो बेचारी वो ऐसे कोई 10-15 हजार सारे झुग्गियों में और सब जगह काम कर, मतलब झुग्गियों से आती थी, काम करके कमाती थी, तो अपने हस्बैंड का बहुत, उसका कोई महंगा इलाज था, 7-8 लाख का की सर्जरी थी, न्यूरो सर्जरी की, वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट पर डाल दिया। वो लिंक हमारे ग्रुप में भी शेयर हुआ, हमारे वेलफेयर ऑफिसर्स के ग्रुप में। तो हम सब ने सोचा कि चलो हमारे इसमें हम करते हैं। उन्होंने 8% काटा। 8% मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ। कोई 1% तक ले तो मुझे लगता है चलो 1%, 2% भी ज्यादा है, 1% ले तो चलता है। 8% आप अगर किसी डोनेशन का लेंगे वो मुझे कभी भी जायज नहीं लगा। फिर भी अगर मजबूरी है, आपके पास में कोई भी मदद का रास्ता नहीं है, तो जो मिल जाए वही सही। सच्चाई ये है मैडम। कोई भी जो जनरल कैटेगरी के पेशेंट्स है, इसलिए जरूरी है कि हम लोग अवेयर हों, और हम लोग हेल्थ अवेयरनेस, जो हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी है वो हमको जरूर दी जाए, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी जरूर की जाए। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे पास बहुत पैसे होते हैं हमें कभी लगता ही नहीं कि बीमारी जैसी कोई चीज होगी, तो हमारी कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं होती। और हर व्यक्ति कोई कैंसर सेंटर में थोड़ी काम करता है कि उसको पता हो कि जिंदगी बहुत अनिश्चित है, और ऐसा होगा, कोई होटल इंडस्ट्री में है, कोई एरोनॉटिक्स में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लोग कोई कितने तो डॉक्टर्स हैं जो ऐसी परिस्थिति में फंस गए। थैंक यू वेरी मच रीतू जी, बहुत इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम मैम मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जरूर। मैम मेरे को मुख्यमंत्री कोष से फंड मिला था। जी। मैम 6 महीने का फंड मिला है मेरे को। हम्म। मिलना तो 1 साल का था, 3 लाख का जो मेरे को बनाया था उन्होंने एस्टिमेट, एक 3 लाख का बनाया था, तो मेरा 6 महीने बाद फंड आया 1.5 लाख का। मैम ओके। वो मेरा पूरा होने वाला है 1 महीने बाद, तो क्या मैम मेरे को दोबारा मिल सकता है? आप किस राज्य से हैं मैडम? मैम मैं यूपी से हूँ, यूपी से हूँ। यूपी में गाजियाबाद। देखिए, गाजियाबाद तो यूपी में ही है। हाँ यूपी जी। में ये जो है स्टेट स्पेसिफिक है, माने ये राज्यों के विशेषाधिकार हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष कहते हैं। तो जो मुख्यमंत्री का विभाग है वो ये तय करता है कि किसी को दोबारा मदद करेगा या नहीं। जनरली जो हमने देखा है कि यूपी से मदद हो जाती है। और हमारी एक अच्छा। पेशेंट थी, उन्होंने उनको तो इलाज कराते कराते करीब 10-15 साल हो गए थे, और 3-4 साल से शी इज फ्री ऑफ कैंसर। उस लेडी के साथ मैंने कोई इंसान नहीं देखा जो साथ में आता होगा। जब जब उसका बीएमटी हुआ था, तो मात्र 1.25 महीने के लिए उसका हस्बैंड को मैंने देखा था, और अंदर उसकी कोई माँ नहीं थी, कोई बहन नहीं थी, जबकि सब थे। उसकी 3 बहनें हैं, माँ है, वो एक बहुत अच्छे परिवार से आती है, पर कुछ व्यक्तिगत वजहों से उसके परिवार ने उसे कट ऑफ कर लिया था, रिश्ता तोड़ लिया था।
पर ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि अगर दुश्मन पे भी हमें कोई परिस्थिति पड़ती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी की, अपनी सगी बहन की कोई मदद नहीं करी। उसकी कोई मौसेरी सास की छोटी बच्ची थी, उसने उसकी बीएमटी के दौरान वो अंदर रही, 12-14 साल की लड़की थी, और हस्बैंड सिर्फ उस 1 महीने के लिए। बीएमटी के दौरान हमने एक बार उसको देखा, ना उसके पहले ना उसके बाद, उसके 10-12 साल के इलाज की उसमें जर्नी में एक व्यक्ति हमने नहीं देखा। वो यहाँ पर कीमो चढ़वाती थी वार्ड में, और कीमो के बाद घर जाती थी तो उसको दुर्व्यवहार भी उसके साथ में करता था, क्योंकि जब कोई साथ में नहीं आ रहा और वो कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं है कि उसकी कीमो सवेरे लगा दे या उसके कहने पर जल्दी लगा दे। कीमो भी उसकी 3-3 4-4 घंटे की होती थी, तो जिनकी लंबी कीमोज होती हैं डे केयर में, उनको लास्ट में लगाते हैं। पहले छोटी 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 कीमोज लगा के सबको फ्री कर देते हैं। तो रात के 11 बजे वो फ्री होती, तो 11 बजे वो अकेली औरत कैसे घर जाती? तो रात में वो यहीं रुक जाती थी। लेकिन उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी मैडम। आज परिस्थिति ये है कि वो बिल्कुल कैंसर फ्री है और बहुत हेल्दी जीवन जी रही है। पूरे उसके बच्चे, उस समय जो बच्ची 1 साल की थी, आज वो बच्ची 10-12 साल की हो गई है, और बहुत अच्छे से उनका परिवार चल रहा है। शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मेरे पास एक छोटी सी एक सिलाई मशीन थी मेरी पर्सनली, वो 2 बार मैं दे चुकी हूँ। वो लेकर के उसने 3-4 साल उससे खूब पैसे बनाए, अपना पूरा ट्रीटमेंट कराया, पूरी फैमिली सेटल कर ली। अच्छा पैसा जब बना लिया तो मेरे को वापस करके कहती, मैडम आप ये किसी और पेशेंट को दे देना। तो वो दूसरी पेशेंट को फिर मैंने दी, फिर उसको भी मैंने कहीं और से डोनेट करा दी, वो वापस मेरे घर छोड़ गई। मैं लोगों में अगर जज्बा है तो वो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो अकेली पेशेंट थी, उसके साथ कोई नहीं आया। उसको पहले 8 लाख, उसने पहले यूपीसीएम से, सिर्फ हम बताते थे कि बेटा तुम ये करो, वो जाती थी और उसी दिन चली जाती थी। वो यहाँ से कीमो लगवा करके रात में जनरल डिब्बे में बैठ करके वॉशरूम के पास, थर्ड एसी में बैठ करके वॉशरूम के पास टीटी से रिक्वेस्ट करके बैठ करके वो चली गई। उसने जनता दरबार में, उस समय मुख्यमंत्री योगी थे, उनसे जाकर के अर्जी लगाई, और 7 दिन के अंदर वो अपना मुख्यमंत्री कोष से, यूपीसीएम से 5 लाख रुपए लेकर के आ गई। और ये रेयर, मैं तो बोलूंगी इतना जनरल ये नहीं होता है, इतना हर व्यक्ति को दे भी नहीं सकते, लेकिन अकेली औरत को दे करके उन्होंने उसकी मदद की। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन से है, वो एक मुस्लिम परिवार से है, जहाँ पे उसका पर्दा प्रथा सब कुछ है। हम अपनी औरतों को जब इतना पर्दे में रखते हैं तो उनके साथ भी तो खड़े हों, कि वो उन परिस्थितियों को, उनको वो सहारा भी तो दें जिसमें हमने उन्हें अपने परिवार की सीमाओं में बांध करके रखा है। तो क्या उनको हम जीने का भी हक छीन लेते हैं? फिर तब हम छोड़ देते हैं, तब हमारे सारे पर्दे दूर हो जाते हैं। तो थोड़ा सोचने की बात है कि उस औरत को अगर हमने कुछ भी मजबूत नहीं बनाया तो कैसे होगा। उस औरत ने मैडम 5 लाख रुपए की एक मदद ली, फिर हमने उसकी 15 लाख रुपए रैन से मदद करवाई। उसके लिए उसने उसकी कैटेगरी चेंज करवाया, अंत्योदय करवाई राशन कार्ड की। उसके बाद वो भी ट्रीटमेंट ओवर हो गया। अब उसको चाहिए था 2.25 लाख रुपए का एक इंजेक्शन। वो इंजेक्शन उसको हर 20 दिन पे, 21 दिन पे वो कीमो हो रही थी। और चूंकि उसके पास में वो एक राशन कार्ड था, तो उस समय वो टेस्टिंग में चल रहा था इंजेक्शन। वो उसने 2.5 साल वो इंजेक्शन उस लेडी को लगा फ्री में। कोई कोई एक इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने हर 20 दिन पर 2.5 साल तक वो इंजेक्शन लगवाया। और उसके बाद सडनली ये हुआ कि वो प्रोजेक्ट विड्रॉ हो गया और उसको वो इंजेक्शन नहीं लगा, तो उसको लगा शायद अब वो कैसे बचेगी। वो बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो बोला परेशानी की कोई बात नहीं है, अपने समय से काफी ज्यादा ट्रीटमेंट ले चुकी है, हम एक पेट सीटी करके देखते हैं इनको जरूरत है भी कि नहीं। और पेट सीटी में वो पूरी तरीके से ठीक थी। और उसके बाद में अब वो ईश्वर की कृपा से पिछले 3 साल से 4 साल से बिल्कुल ठीक है। तो सारी हौसले और हिम्मत की है ये। तो मैम, मैं जैसे मेरे को दोबारा करना पड़ेगा मैम, हाँ, फॉर्म आपको दोबारा करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, आप कोशिश कीजिए। ठीक है, वो हाँ जी। मानते हैं नहीं मानते वो उनकी मर्जी है, क्योंकि विवेकाधीन कोष है ये। नहीं तो आप और देख सकते हैं, प्रधानमंत्री देख लीजिए। अदरवाइज अगर आपके सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो फिर तो आपको कुछ एनजीओ को ढूंढना पड़ेगा जिनके माध्यम से मदद नहीं हो मैम, सकती है। मैंने 6 महीने तक मैम मैंने एनजीओ से हेल्प ली थी। जी। 6 महीने बाद मेरा फंड आया है, 6 महीने का। तो वो मेरा खत्म होने वाला है अगले महीने। तो नहीं, मैं आपको उसके लिए उसके मेरे 2-3 महीने, जब फंड खत्म होने वाला है उसके 2-3 महीने पहले ही शुरू करना चाहिए तैयारी, ठीक है मैम। जिसमें आपका थैंक फंड यू। आधे से, मतलब जिसमें आपका चौथाई रह जाता है या 2/3 खत्म हो जाता है, तभी आपको कोशिश कर लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम। जी। नीतू मैम, हमारे पास जो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस है उसमें है कि आयुष्मान कार्ड का क्राइटेरिया दिल्ली में जो है वो 70 साल तक है, और नहीं, इनकम
bracket is low. As a cancer patient, how should I apply? हाँ, देखिए अप्लाई करने के लिए तो मैं आपको नहीं कह सकती। जिनके पास में भी पीआरएस कैटेगरी के राशन कार्ड है या एएवाई कैटेगरी के राशन कार्ड है, वो ऑटोमेटिकली, या पुराने वाले बीपीएल है, वो ऑटोमेटिकली जो है आयुष्मान के पात्र हो चुके हैं। ये पात्रता आधारित स्कीम है, इसमें आप व्यक्तिगत रूप से जा करके अप्लाई करके कार्ड नहीं बनवा सकते। आप बात जरूर कर सकते हैं अपने इलाके में, पहले आपको अपने राशन कार्ड की कैटेगरी बदलेगी वो लोग, तभी करेंगे। ये हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये होगा तो हम इसमें आपकी मदद इस तरीके से कर सकते हैं। Yes. And मैम एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई कीमो, इफ सम कीमो इंजेक्शन इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ आयुष्मान, whom to contact? यस, दे हैव टू कॉन्टैक्ट अस ओनली। मैं बहुत देर से बातें कर रही हूँ। आयुष्मान के अलावा जब जब आयुष्मान आपकी मदद नहीं करेगा तो हमारे पास ये जो बाकी सारी स्कीम मैंने आपको बताई 3 4 5 तरीके की, इनके माध्यम से आपकी मदद के रास्ते ढूंढेंगे। जी, तो अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारे साथ अभी सचिन सर आएंगे फिर से। सचिन सर, नहीं गया। हाँ, कोई सवाल है किसी का? तो किसी का कोई सवाल है तो ओपन है, अभी हमारे पास है 5 7 मिनट कि हम बात कर सकते हैं। जी यस मैम। जी बताइए। मैम मेरा नाम श्वेता है। हाँ जी, तो बताइए बताइए श्वेता। हाँ श्वेता बताइए। मैम यस मैम, मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरे को इधर बैग भी लगा हुआ है। हाँ जी। हाँ। जी, कल मैं मैम से मिली भी थी, मैंने मैम से बोला भी था। तो मैम मैं ये स्ट्रोमा खरीदने में असमर्थ हूँ, मुझे 1.5 साल स्ट्रोमा लगे को हो गया, लेकिन अब जाके मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ इतना। तो इसके लिए अगर कोई मुझे हेल्प मिल सकती है तो। श्वेता जी, आप किस राज्य से हैं? मैम मैं यूपी से हूँ, मोदीनगर से। गाजियाबाद के पास में हमारा मोदीनगर है, इधर से हूँ मैं। आपके पास आयुष्मान है क्या? नो मैम, मेरे पास आयुष्मान भी नहीं है, मेरे पास ये क्या होता है, वो क्या कहते हैं, राशन कार्ड भी नहीं है मेरे पास। देखिए ऐसा है, आप मेरे पास आइए तो फिर मैं आपको कुछ रास्ते पहले समझू, पर पूरी आपकी पारिवारिक स्थिति में समझूंगी। उसके बाद मैं आपको ये व्यक्तिगत रूप जी से मैम। गाइड कर सकती हूँ। ये कोई छुपाने कोई गुप्त बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि नो मैं मैम। यहाँ पे जनरली क्यों नहीं डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपका परिवार और दूसरे का परिवार अलग होगा। और क्या होता है, जब दो लोग साथ में एक बात सुनते हैं तो लगता है मैं ये करके चला जाता हूँ, तो वो आपकी जो जो प्रयास हैं वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन अगर गलत हुए तो आपको दोबारा वही प्रयास करने पड़ेंगे जिसके लिए आपने अच्छी खासी मेहनत की होगी, दौड़ की होगी, पैसा लगाया होगा। तो वो आपका व्यर्थ ना जाए। अब हमारे पास में लोग आए, 1 बाय 1 समझे और समझे। आपको जो मैं मोटा मोटा बताऊंगी, आपके सारे कागज ढूंढूंगी तो, कि भाई जो कागज आपके पास है वो लेकर के आइए, ढूंढ लीजिए, ऑनलाइन है ऑफलाइन है कैसे भी, ठीक है। आप उसका प्रिंट आउट लाए ना लाए, अपने मोबाइल में भी ले आएंगे तो हम उसको देख लेंगे और ढूंढ लेंगे। आपके परिवार के बारे में समझेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि उसके लिए क्या करें। फिर भी मोटा मोटा आपको बता दूं, आप डॉक्टर साहब से साल 2 साल 3 साल या 5 साल का एक एस्टिमेट ले लीजिए। उसमें उसमें साल वाल मत लिखवाइए, ठीक है। उसमें आप सीधे पैसे लिखवा लीजिए कि 5 साल में स्टोमा पे आपको जितना लगेगा उतना आप लिखवा लीजिए। और वो एस्टिमेट लेकर के हमारे पास में आ जाइए, हम आपको इन्हीं किसी स्कीम्स में मदद के लिए अप्लाई करवा देंगे और पैसा आ जाएगा और फिर आप लेते रहिए, ठीक है। जी मैम। हाँ, जी मैम, तो मैम आप मैं आ आपसे जाइए, कब हमारे मिल पास सकती में आ हूँ? जाइए। आप हमारे कमरे में आइए, 9:30 से लेकर के 5 बजे तक खुला है। और आप बता देंगे तो भी ठीक है, नहीं बताएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की हम मदद इसी तरीके से करते हैं। तो लेकिन पहले पूरी आपकी जानकारी ली जाएगी कि रजिस्टर मेंटेन होगा, जो उसमें फिर आपके कागजों को हम समझेंगे, आपका एक फॉर्म भरेंगे, उसके आधार पर असेस करके फिर आपको बताएंगे कि आप ये कीजिए। फिर भी एस्टिमेट आप तो ले ही लीजिए, एस्टिमेट लेके हमारे कमरे में आ जाइए। मैम जी। मैम मैं गई थी 151 के रूम में, मैं एक बार गई थी, हम्म। लेकिन दोबारा जो मुझे जाना था, लेकिन मेरा बेबी बहुत छोटा है, क्योंकि वो मुझे कैंसर टाइम में ही डिलीवर हुआ था। तो आप आ क्यों रही वो हैं? बहुत आप किसी छोटा को है। साथ तो, देखिए हमारे कमरे में किसी भी मरीज का कोई काम नहीं है। उनके साथ का कोई भी अटेंडेंट आए, बस उसको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो आपसे फोन पे बात करा देंगे। आप समझ रहे हैं? जी तो मैम। आपको आने की कोई जरूरत नहीं कि आप बेबी को छोड़ करके आइए, और अपनी किसी भी परिस्थिति में किसी मरीज का हमारे कमरे में कोई काम नहीं है। इक्का दुक्का सिग्नेचर कराने होंगे कहीं 2 4 दिन में किसी कागज पे, तो परिवार उस मरीज से साइन करा करके लेकर के आ जाए। हमारे कमरे में मेरे सामने साइन होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है।
ओके मैम। और आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ पेश आती है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, वो हमें दे दीजिए। उसको आप वो तो आप हमें लिख करके दीजिए, ठीक है ना। वर्बली बताने के बजाय वो आप हमें लिख करके दीजिए, ताकि हम उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कुछ कर सकें, या उसको व्यवस्था परिवर्तन के लिए या किसी पॉलिसी चेंज के लिए हम उसको आगे बढ़ा सकें। तो आई थिंक सचिन सर है हमारे साथ। सचिन सर। हाँ जी मैम। जी सर। तो सर जी सर, ओवर टू यू सर। हाँ बस तो आई थिंक बहुत अच्छे से बता दिया है मैडम ने। तो ये एक ओवरव्यू बहुत ज़रूरी था। एक दिन में शायद सबके लिए समझना आसान नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें फिर भी अभी क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल सर। अल्टीमेटली जाना है, बट आई थिंक ये जागरूकता रहनी चाहिए कि कुछ कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और कोशिश ज़रूर करनी है। नहीं जाएंगे तो पता नहीं लगेगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैडम ने बता दिया तो एवरीबडी, मतलब हर कोई अपने आप सब कुछ कर पाएगा। वो एक बार वहां जाना तो पड़ेगा, मैडम से हेल्प तो लेना पड़ेगा। डिटेल और सारी नेविगेशन मैडम ही करवा पाएंगी। बट कोशिश जरूर करें। अगर कहीं भी हेल्प चाहिए, बहुत सारी कीमोथेरेपीज हमारी फ्री हैं। गायनी कैंसर जो मैं देखता हूँ उसमें काफ़ी कीमोथेरेपीज हमारे यहाँ पे आती हैं। पर अब नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, उनका बेनिफिट भी है। कुछ महंगी हैं, कुछ धीरे धीरे सस्ती हो रही हैं। जैसे एक दवाई ओलापेरिब हम बहुत अक्सर यूज करते हैं, उसके एस्टीमेट मैडम के पास जा भी रहे होंगे। पहले वो बहुत महंगी थी, तो एस्टीमेट के साथ भी नहीं हो पाता था, क्योंकि एक एक महीने की 1.5 लाख की दवाई आती थी। वो शायद उतना तो कहीं से मिलता भी नहीं था, बट अब वो दवाई सस्ती हो गई है, तो हेल्प भी करती है। तो इस तरह की दवाई में हम चाहते हैं कि पेशेंट्स अगर बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमारे पास आए, में बोले हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें एक एस्टिमेट बना के दे दो। एस्टिमेट हम दे देंगे, एस्टिमेट के लिए आपको कभी कोई मना नहीं करेगा। एस्टिमेट लेके मैडम के पास जाइए, कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल हो, 1 लाख 2 लाख की मदद मिल जाए, कहीं से मिल जाए, जो मतलब कुछ अपनी तरफ से हिम्मत करे, कुछ अपने सगे संबंधियों से लें, कुछ यहाँ से लें, तो मिलजुल के ऐसा करके हो जाता है। ठीक है, पूरा नहीं होता होगा, लेकिन हाँ 70-80% तक भी हो जाए तो उसमें कुछ गलत, अच्छा ही है। कोई इलाज मिल पाए, उसका लाइफ स्पैन बढ़ पाए, किसी का बीमारी ठीक हो पाए, उससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। तो आई थिंक यही है। कोई और मेरे लिए कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट अगर इट इज रिलेटेड टू सपोर्ट सिस्टम तो वो यस। मैडम ही बताएंगे आपको। वो जी जवाब मैं नहीं दूंगा। जी नहीं डॉक्टर जी सचिन, मैं मैम। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जी। कि पेशेंट्स को अर्ली आइडेंटिफाई कर लें। तो आप रैंडम तरीके से भी मरीजों को ये बता सकते हैं कि आप 151 में चले जाओ, किस कुछ भी जानना समझना है ठीक तो। है। ठीक है। ठीक है। ठीक। एस्टिमेट भी जितना जल्दी देंगे तो अच्छा है चलेगा, है बिल्कुल ना। ठीक है। लेकिन कम से कम आप एस्टिमेट मान लीजिए, आप नहीं तय कर सकते, इसमें टाइम ही लगेगा। एनडीओ को सब टाइम हाँ उनका हाँ। बनो कि कितना आपको उनको खर्चा बताना है। तो कम से कम आप उनको हमारे पास भेज दीजिए, मैं कागजों की तो तैयारी करवा दूं, ठीक है, ये ताकि बात जब भी आप ठीक है। एस्टिमेट दे तो वो टाइम बच जाएगा ना, कि वो तीन बिल्कुल महीने बिल्कुल। बाद कागज बनेंगे उसके, जिसमें आपने हमें एस्टिमेट के बारे में बताया। ठीक है। तो ये जितना बिल्कुल। आप रेजिडेंट्स को बता देंगे, क्योंकि आपके पास से फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है, हाँ इफ जी, दिस हाँ इज द जी। बेस लाइन एंड इफ यू मे जस्ट पास इट ऑन टू ऑल द फैकल्टीज, या कहीं अपने किसी मीटिंग में अगर आप बता दें कि भी आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लें, या स्टैंडर्ड तरीके से जिन लोगों को भी जरूरत है कोई भी गाइडेंस की, मार्गदर्शन की, वो हमारे कमरे में आ जाए। तो ठीक। भले भले हमारे यहाँ भीड़ बढ़ेगी, भीड़ तो है, लेकिन लोग हाँ ठीक है, रिपीट कोई करके बात हमारे नहीं। पास में ना आए, कर्ज ले करके, बेच बिचा करके ना आए। नहीं नहीं, और बिल्कुल वो जरूरी और है, वो बहुत मैंने जरूरी कहा है। था, आपने कहा था कि वो अपने परिवार से मदद लें, अपने रिसोर्सेस इस्तेमाल करें। वो मैं कहूंगी कि वो सबसे अंत के लिए रखें, कि जब कुछ नहीं होगा तो जो परिवार है और जो आपके जो सगे संबंधी हैं, उनको आप उन समय के लिए बचा करके रखें, कि जब ये जो सरकारी रिसोर्सेज जिस समय एग्जॉस्ट हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए तो। उस ठीक समय। है। इसलिए आप लोग जल्दी तैयार हो जाएं, डॉक्टर्स के पास से जल्दी हमारे पास में आ जाएं, और अपने कागजों को, जैसे मैंने बताया, कि सारी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त रखें, गलत इंफॉर्मेशन आपके कागजों में एंटर ना हो। फेयर जी। एनफ। ठीक है, पूरी थैंक कोशिश करें तो जी। थैंक यू वेरी मच तो मैम। थैंक यू सो कोई मच क्वेश्चन नीतू में मैम। मेरे लिए? जी नहीं तो फिर वाइंड अप। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी को सर से बात करनी है तो आप कर सकते हैं। मैम मुझे बात करना है। जी करिए। मुझे तो प्रधानमंत्री योजना वाला तो मिला है, हम्म। दवा में खा रही हूँ, हम्म। लेकिन थोड़ा मुझे बवासीर टाइप का हो गया है, कुछ गर्मी करता है, थोड़ा सांस फूलता है, और थोड़ा ज्यादा चलने लगती हूँ तो सांस फूलने लगता है और घबराहट सा मुझे होने लगता है। आपका अभी
कीमोथेरेपी चल रही है या बंद है? जी नहीं सर, 1.5 साल हो गया मेरा ऑपरेशन का। आप ही लिखे थे ओलाप्रीव मेरा दवा। हाँ हाँ हाँ, वो चल रही है। पेट आप ही बताए थे। मेरा नाम ज्योत्सना है, हाँ हाँ ज्योत्सना मुझे। शाह, हाँ तो बिहार अभी से। आपकी ओलापेरी अभी ऑनगोइंग है ना, मतलब अभी चल हाँ रही है ना, जी आप खा रहे हैं ना? जी। पिछले साल, पिछले महीने मेरा ये प्रधानमंत्री योजना वाला शुरू हुआ है, पैसा मिला तो उसी से हम दवा लिए हैं 3 महीने स्टार्ट का। कर लिया आपने दवाई ना? जी जी जी। तो अब साथ कितना समय हो चल गया रहा है। खाते हुए? कुछ एनजीओ वाले मेरे हेल्प किए हैं। हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है, अब दवाई मिलना जरूरी है, दवाई मिल गई है ना आपको? जी तो जी अभी सवाल तो आपको जो तकलीफें हो रही है उससे उससे संबंधित सवाल पूछ रहे हैं ना आप मुझसे, तो है ना? जी। क्यों रहा है मेरे साथ इसके बारे में पूछना है। हाँ, जो आपको ये चीजें हो रही, मैं वही पूछ रहा हूँ, दवाई खाते हुए कितना समय हो गया आपको, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। 7 महीना हो गया। 7 महीना सितंबर हो से गया? सब चल रहा है। पिछले महीने से मेरा ये प्रधानमंत्री योजना वाला जो फंड मिला उससे मैं दवा ली हूँ अभी 3 महीने का। और मिल गया है ना दवा? हाँ। जी जी। तो अब हमारा हमारे पास कब आना है आपने, हमारी हमारी ओपीडी कब है आपकी? अभी 2 अगस्त को है। 2 अगस्त को। और आपने अपने ब्लड टेस्ट कब करवाए थे, हाल फिलहाल में कराए हैं? अभी नहीं, अभी देखे हैं, क्या बोलते हैं, 23 तारीख को, पिछले महीने 23 तारीख को मैं आई थी। अच्छा, तो आप बता रहे हैं आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा बताया ना आपने अभी हाँ, मेरे को? अभी जैसे कि 50 मीटर चलने पर या 1 फ्लोर सीढ़ी चढ़ने पर मेरा सांस फूलने लग रहा है और हाँ हाँ। धड़कन घबराहट साथ हल्का जलन टाइप का लग रहा है। तो एक बार ना, एक बार अपने ब्लड टेस्ट करके हमें दिखाइए। हो सकता है इस दवाई से ना खून की कमी हो सकती है। खून की कमी होगी तो ऐसा ही होता है जैसा आप मुझे बता रही हैं, है ना? तो एक ब्लड टेस्ट करके हमें बताइए। और सर अगर इस तकलीफ आपको बहुत परेशान कर रही है तो हमसे आके मिल लीजिए, हम वो देख लेंगे, थोड़ा सा ना एग्जामिनेशन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। जी जी। सर इस बार राजा प्रमाणी बोले थे कि इस बार हम देखेंगे शायद ब्लड में हेमोग्लोबिन का कोई चीज का कमी होगा, हाँ, इससे थोड़ा कुछ। हीमोग्लोबिन, मैं वही बता रहा हूँ कि इस अगर बार वो। छुट्टी में थी सर, इसीलिए जूनियर असिस्टेंट से दिखाए हैं। हाँ कोई बात नहीं, तो वही मैं कर रहा हूँ, एक ब्लड टेस्ट दोबारा करके हमें किसी के हाथ भेज दीजिए ओपीडी के अंदर। वो चेक करके फिर आपको बता देंगे। समझ गए? हेलो? ऐसे तो भेजने का भी सुविधा नहीं है। कहाँ पे हैं जा- आप? वहाँ ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता जहाँ पे हैं? हाँ, या लोकल में सर दिखा ले। ब्लड टेस्ट तो कर लीजिए, ब्लड टेस्ट लोकल, करके हाँ, हमारे ब्लड हाथ टेस्ट होता है। हमारे पास भिजवा दीजिए रिपोर्ट किसी के हाथ। वैसा करके देख लेंगे, आपकी फाइल निकाल के आपको ब्लड टेस्ट चेक कर लेंगे। ठीक है? ठीक ब्लड टेस्ट तो करवा ठीक। सकते हैं ना? हाँ हाँ, ब्लड टेस्ट करके भेज दीजिए। ठीक है? ठीक। ब्लड टेस्ट करके भिजवा दीजिए हमारे पास, देख लेंगे, हो सकता है खून की थोड़ी कमी हो, है ना? ये 125। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ। सर हाँ जी बोलिए। हाँ। मैम, हाँ हेलो। बोलिए। बोलिए ब्रिजेश। हाँ जी। हाँ मैडम, मैं अपनी मदर के लिए पूछ रहा हूँ। उनको एक तो लेफ्ट लेग में स्वेलिंग रहती है, मतलब जिसे गट्टा कहते हैं, या पैर के उसमें, और ये जो सांस वाली प्रॉब्लम है ये उनको साथ भी आ रही है। थोड़ा चलने में या स्टेयर्स पे आते ही उनका सांस बहुत फूलता है। तो उस केस में अब क्या करना चाहिए? अभी क्या डॉक्टर साहब चल से रहा है चल रहा है उनको? अभी क्या दवाई चल रही है उन्हें? सर। ओरल ओरल आप ही की तरफ से दवाइयाँ चल रही है हाँ, कैंसर कौन सी की। वाली दवाई का नाम याद दिलाइए जरा। तो सर एग्जैक्ट तो एक्चुअली फाइल तो घर पे होगी। कोई बात नहीं। आपका ओपीडी कब था और अगला ओपीडी कब है? अब नेक्स्ट ओपीडी सर आई थिंक इन जुलाई है। जुलाई है। जुलाई में है। और ये तकलीफ कब से आई है, ये जो आप कह रहे हैं कि सूझ रहा है? पैर वाली तो हाँ, सूजन सर लगभग 1 1.5 साल से ही है। इस साल से मगर है? अभी, हाँ 1 1.5 साल से डॉपलर कई बार हुआ है। डॉपलर नेगेटिव आया ना? हाँ डॉपलर नेगेटिव आया है, मगर वो यही आ रहा है कि क्लॉटिंग है पैर में कहीं किसी वजह से, वो इसीलिए रहती है। देखो वो मगर अभी सूजन जो है कॉन्टिन्यूसली उतनी रह ही रही है, बढ़ जाती है, मतलब वो एक स्टेज पे आके ना उससे कमी नहीं हो रही है। कम नहीं हो स्वेलिंग रही है। देखो कम स्वेलिंग का नहीं हो तो रही सर है। बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ये ना लिम्फ नोड्स के रिमूवल की वजह से हो सकती है। अगर हाँ। डॉपलर नेगेटिव है तो वो एक बात है जो कि रीएश्योरिंग है कि भाई कोई क्लॉट नहीं है, डॉपलर हम क्लॉट के लिए करवाते हैं। तो अगर डॉपलर बेटा नेगेटिव है प्रसाद तो रखा था, तेरा खा लिया था? रीएश्योरिंग बात है। और जो सांस ठीक फूल है। रहा है उसके लिए फिर वही एक ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन देखना होता है, चेस्ट एक्सरे करना होता है, वही दो हम्म चीजें हैं हम्म सबसे पहले तो। हम्म तो वो करके या तो घर के हम्म आसपास ही दिखा लीजिए या हमारे से ओपीडी ठीक का है सर। डेट ले लीजिए। मैं ओपीडी जिस टाइम है मैं उस टाइम मैं टेस्ट करा के फिर हम मिलते हैं सर हाँ, आपसे। अगर तकलीफ सर ज्यादा हो तो ओपीडी का डेट पहले ले लीजिए।
डेट ठीक है, चेंज करा ठीक है, लीजिए, एक नंबर है उस पर आप डेट चेंज करा के आ भी सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स हाँ फॉर द जी। इंफॉर्मेशन। जी हाँ। नमस्ते सर, मैं हाँ जी विनीता सिंह नमस्ते। बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। सर नमस्ते। मेरा रिकरेंस हो गया है, ओके। और जो कीमो होता है सर उसके बाद वो जो दवाइयाँ हैं वो लेनी जरूरी होती है, पूरा पैर हाँ वो सूजन ना होता है। आपको इसलिए होती हैं क्योंकि उल्टी ना आए, तो पैरों में दर्द ना हो, ये सारी चीज़ों के लिए होती है। और 2-3 दिन के लिए लिखते हैं हम लोग, या अगर कब्जियत है तो उसके लिए लिख देते हैं, उल्टी के लिए। अगर वो लेने से कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो मत लो, पर अगर सर मान लो नहीं साइड ले रहे इफेक्ट और उल्टियाँ बहुत हो रही है कम तो लेना होती पड़ेगा। हम्म। कम होती है सर, साइड इफेक्ट बहुत कम होती है, क्योंकि मैं काफी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ आजकल। हाँ हाँ तो वेट लिफ्टिंग वगैरह भी कर रही हूँ ताकि मसल्स लॉस ना हो। हाँ हाँ। दो ठीक तीन दिन रेस्ट लेके कीमो के बाद फिर मैं फिजिकल एक्टिविटी करने लगती हूँ, दौड़ वगैरह भी ठीक है। लगने लगती तो 3 दिन तो हूँ। ले लिया करिए, क्योंकि फिर नहीं लेंगे तो क्या पता उल्टियाँ शुरू हो जाएं, ये सब चीज़ें हो जाए, है ना। तो 3 दिन तो सर ले लिया करो, उसी के लिए लिखते और हैं वो। पैर में सूजन हो जा रहा है सर। अ, होता है, कीमो, उतर जाता है कि लगातार रह रहा है? नहीं 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। कीमो के बाद ही होता है? हाँ, ऐसा होता है कि जब लेटते हो तब ठीक हो जाता है और जब चलते हो तो ज्यादा होता है? ऐसा लेटते नहीं तो है? है ही नहीं सर, काम करना नहीं पड़ता नहीं, है, जब मान लो कमाना पड़ता रात को जब सो जाते हो तो है। हाँ, सुबह सोने कब के लगता बाद है? उठते हैं तो ठीक हो जाता है सर। हो जाता है ना, तो कोई बात नहीं, उसे हम डिपेंडेंट एडिमा बोलते हैं। तो अगर अच्छा। वो लेटने से, पाँव ऊंचा करने से ठीक हो रहा है तो ऐसा हाँ। कोई बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा। उसके लिए दवाइयाँ देंगे और साइड इफेक्ट करते हैं, फायदा नहीं है। बहुत तंग करेगी तो बता दीजिएगा, फिर कुछ दवाई दे देंगे। स्टेरॉइड्स वगैरह लेना जरूरी ही है सर? स्टेरॉइड हाँ 2 दिन देते हैं हम लोग, वो उल्टी के लिए देते हैं स्टेरॉइड जो देते हैं ना। अगर आपको उल्टियाँ नहीं होती कीमो से, आप स्टेरॉइड नहीं हो, अवॉइड कर सकती है, नहीं होती तो नहीं। मत लीजिए, मत लीजिए। ठीक है, मत लीजिए। ओके, ठीक थैंक है, ओके। गुड इवनिंग डॉक्टर। हाँ जी। मालिनी है सर। मेरा एक्चुअली एफएनएसी एडमिट करके अभी मैंने ट्यूसडे के दिन हो गया है, बट मेरा मेजर इशू जो है वो लेग स्वेलिंग को लेकर ये लेफ्ट लेग में हम्म। डॉपलर नेगेटिव आया था और फ्लेक्सॉन टैबलेट दिया था, बट मेरे पैर में पेन नहीं है सर। तो आई एम वर्किंग एंड मोबिलिटी में काफी इश्यू हो रहा है, तो एनी सजेशन टू स्वेलिंग के रिड्यूस लिए? दिस? हाँ, स्वेलिंग के स्वेलिंग लिए के लिए सर। आपका भी ना लिम्फेडिमा है, मुझे आपका केस ध्यान है, आपका लिम्फ नोड्स निकले थे ना। जी जी तो सर। उसके कारण अक्सर ना उसको हम लिम्फेडिमा बोलते हैं। लिम्फ नोड क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ड्रेन कर देते हैं, मतलब जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब जी लिम्फ नोड निकल जाते हैं तो वो फंक्शन कोई हो नहीं पाता है। जी। तो कभी किसी को दोनों साइड का, किसी को एक साइड का ना लिम्फ नोड का स्वेलिंग होता है। आपको लेसिलेक्टोन लिखा होगा मैंने, उससे कुछ फायदा हुआ था? नहीं सर, मुझे सिर्फ फ्लेक्सॉन ही लिखा है फ्लेक्सोन तो पेन कोई के लिए लिखा हो मेडिसिन। तो एक लेसिलेक्टोन की टेबलेट जब भी आओगे लिखवा लेना। कभी कभी ठीक वो है। थोड़ा फ्लूइड निकाल देती है तो कम कर देती है। बाकी ओके। आपको स्टॉकिंग यूज करनी है और टांग को ऊंचा रखना है, रात को वही कर सकते हो। और और कुछ नहीं। ओके, बाकी एफएनएसी का रिपोर्ट कब आना है आपका? 10 डेज बोला है कब हुआ था एफएनएसी? डिपार्टमेंट से। एफएनएसी ट्यूसडे हुआ है सर, 16 को। तो एक बार चेक करते रहना, जैसे ही आए तो लाके दिखा देना। ठीक श्योर है, सर, एफएनएसी के श्योर। बेस पे आगे का प्लान बनेगा आपका। ठीक ओके सर, ओके, है, थैंक ओके। यू। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरे को सर मेरे को 20-25 दिन पहले चिकन पॉक्स हो गया था। हाँ हाँ। तो सर मैंने 8 दिन के लिए ओलापैरिक मेरी दवाइयाँ थी वो मैंने बंद कर दी थी, डॉक्टर ने ठीक मना है। कर दिया था क्योंकि मैंने और दवाइयाँ खाई थी। सर ठीक है। उसके बाद मैंने 8 दिन बाद दवाई शुरू करी, दवाइयाँ खा रही हूँ। सर 15 दिन हो गए, मेरे को कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो नहीं, रही अब है। ओलापेरिब ले रहे हो कि बंद, अभी अभी बंद हाँ है? जी, नहीं जी, नहीं डॉक्टर साहब, 8 दिन बाद शुरू कर दी थी शुरू कर दी थी? अभी सिर्फ। अभी अभी बहुत कमजोरी है। हाँ जी सर, मैं थोड़ी सी दूर भी नहीं चल पाती और मेरे को ब्लड टेस्ट कब घबराहट कराए होती थे? है। ब्लड टेस्ट कब कराए थे? ब्लड टेस्ट सर 2 तारीख को कराया था। दो 8 तारीख को जून ओपीडी को? हो गई थी। दो हाँ जून जी। को हाँ तो जी। वो ठीक थे, देख लिए थे डॉक्टर ने ओपीडी में? हाँ जी, 8 जून को दिखाया था, वो ठीक है। ठीक आए थे? ओलापेरिब हाँ की जी। कितनी डोज ले रहे हो आप? सर 100 mg की 200 4, एम जी सुबह, 2 200 एम सुबह जी 2 शाम। दो सुबह नहीं, 200 एम जी की 2 सुबह ले लोगे। टोटल डोज, मैक्सिमम डोज 300 सुबह 300 शाम को होती है हमारी। हाँ हाँ, सर पहले आप तीन कितनी ले सौ रहे थी, हो? तीन मॉर्निंग सौ टाइम थी, फिर कितनी लेते 4। हो? मॉर्निंग टाइम कितने एमजी ले रहे हो? सर 200। ठीक है, और शाम को? 200। तो डोज तो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है इनफैक्ट। मतलब इसके बाद भी अगर थकान हो रही है तो हो सकता है ओलापेरिब की वजह से हो सकती है। चिकन पॉक्स का इफेक्ट तो अब तक चले जाना चाहिए।
और अगर आपके ब्लड के टेस्ट ठीक थे तो एक बार दोबारा करा के देख सकते हो सकता है ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो गया हो। नहीं तो फिर ओलापेरिप को 3-4 दिन के लिए रोक के फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है क्योंकि जो ठीक कमजोरी है आप सर। बता रहे हो वो अक्सर ओलापेरिप का साइड इफेक्ट है, नोन है वो, जैसा आप बता रहे हो ना वैसा होता हाँ है। जी। तो पर कम बहुत ज़्यादा डोज नहीं, आपकी तो हल्की डोज चल रही है। मैं तो इससे ज़्यादा बढ़ाने की ही कोशिश करता हूँ। पर कोई बात नहीं, सर आप जैसे टेस्ट थोड़ा सा अगर एक चलती हूँ ना हफ्ते तक मेरे। देखो, नहीं होता तो ब्लड टेस्ट करवा लो, एक हफ्ते तक ऐसे ही देखो आप। ठीक है, नहीं होता तो फिर ब्लड टेस्ट कराओ, हो सकता है अपने आप आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाए, नहीं तो एक हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट कराना। तो अभी आप 200 mg लो सुबह शाम, एक हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट करो और फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर, सुबह एक एक शाम को। हाँ एक एक है, सुबह 200 mg शाम को 200 mg, अगर 100 mg की गोली है तो 2 सुबह 2 शाम। ठीक है हाँ ना। सर, ऐसे ही ले रही हूँ, हाँ 200 बस सुबह ठीक है, 200 अभी शाम। अभी ऐसे ही कंटिन्यू करो, ऐसे ही कंटिन्यू करो। ठीक है सर। ठीक है, एक हफ्ते तक। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार। मेरा नाम सरोज देवी है जी सर। ओपीडी में मैं 2 बार जा रहे हैं, आपसे मिल ना पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी सब मिल पेशेंट होते हैं लीजिए। ना, सब डॉक्टर देखते हैं। कभी हम ऑनलाइन कभी आज मिल मिल पाते हैं लिया कभी नहीं आपसे। मिल पाते, क्या करें। आज ऑनलाइन तो सब पेशेंट्स होते हैं ना, डॉक्टर सब भी देखते हैं। अगली बार मिल लेना। नहीं देखते देखते अगली तो बार जब सारे आओगे तो डॉक्टर मुझे है बता देना शायद। कि मिल लेना मुझसे अगली बार। ठीक है, कब है अगली ओपीडी? मैं मंडे को आ रहे हैं सर। मंडे को तो मैं शायद नहीं मिलूं, छुट्टी पे हूँ। पर कोई नहीं, दूसरे डॉक्टर होंगे, मिल लेना, वो मुझसे बात कर लेंगे अगर कोई जैसे दिक्कत होगी तो। ठीक है। सर ये है कहना मेरा को ना कि भी दवाई में जो मैं खा रही ना, ओला पैरी पे, हाँ 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 हाँ। वो जब से मैं खा रहा हूँ तब से हल्का हल्का महसूस मुझे कमजोरी भी देता है। वो उसका साइड इफेक्ट है, उस हिम्मत करिए, आप जैसे पूरे अभी मैं बता रहे थे ना कि साथ में फिजिकल एक्टिविटी किया करो, उससे आप पूरे कम हो बॉडी जाएगा। में दर्द हो जाते हैं सर, जब ये से उसका दवाई साइड खा रहा हूँ इफेक्ट। तब से। दर्द की दवाई हर वक्त नहीं लेनी, जरूरत पड़ने पे लेनी है। ठीक है, हर वक्त नहीं लेनी है। और ये ओलापेरिप का साइड इफेक्ट है, जाते जाते जाएगा, हो सकता है थोड़ी थोड़ी कमजोरी हमेशा रहे। अब बुखार भी आ जाते, हाथ में दर्द इतना हो जाते कमर में कि उठ ना पाते हैं। हाँ वो थोड़ा ज्यादा है। 15 तारीख के दिन जाने वाले थे, मेरी फीवर भी आ गई या दर्द भी थी, तो हम गए नहीं, हस्बैंड हमारे लेकर गए थे, कार्ड दिखाए 13 नंबर में भेज दिए हम्म। उन्होंने। तो 13 चलो नंबर मंडे को डॉक्टर आओ, से मंडे बात को मैं किए। बोल देता हूँ, मुझसे बात कर लेंगे, जो डॉक्टर को देखोगे ना, अपना हाँ नाम जी। और IRCS नंबर मुझे बता दो, मैं बोल देता हूँ। हाँ, नाम और नाम, नंबर है, हाँ जी। नंबर है IRCH बता दो। IRCS वाला नंबर है। नहीं, नंबर तो नहीं नाम है। बता दो, नाम मुझे अपना पूरा नाम बता, सरोज देवी। सरोज देवी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल जी। दूंगा, मेरे से बात कर लेंगे। ठीक मैं है, दर्द दर्द से बहुत परेशान हो जाते हैं सर, दर्द कभी कभी ऐसा उठता है कि मैंने बेड पर से उठ ना पाते हैं। कोई बात नहीं, जब मंडे को आओगे ना तो डिटेल में देख लेते हैं आपको। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है। तो सर, हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा नाम श्वेता है। हाँ जी। जी जी सर, मैं अभी सिम 2 बार से जा रही हूँ सर, मेरी आपसे कोई बात नहीं हो रही है, अरे आपसे मिल नहीं पा रही हूँ मैं। कब है अगली ओपीडी, कब है आपकी? सुधा सुधा नेक्स्ट कब आना है आपने? वही थी डेट जिसमें, अच्छा। शायद मेरे म्यूट को हो गया है। बहुत ज्यादा हाँ, तकलीफ हो जाती आप है। बताइए, आप बताइए नेक्स्ट ओपीडी कब है? सर मैं कल आई थी, कल भी आप मेरे को नहीं मिले थे। कल मैं छुट्टी पे था, अब जी ये महीना जी थोड़ा ऐसे सर, ही सर आऊंगा मैं बीच बीच में ना। अनकंफर्टेबल होती हूँ जब आप नहीं मिलते हो, जब आप मुझे मिल जाते हो बेशक मेरी रिपोर्ट खराब आ रही है लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाती हूँ। अच्छा, आप मुझे अपना IRCS जी, नंबर दे दो, ये IRCS नंबर बता दो इसके अपना। साथ तो हम भी सहमत हैं सर। हाँ अगर जी। हम मिलते नहीं है तो मेरे फाइल को थोड़ा सा छू दीजिएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ऐसा तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम मिलने की भी कोशिश करता हूँ, पर क्या करें, आपको पता ही है ना, भीड़ आपने देखी हुई है। और तो देखे ना सर, लेकिन फोर्थ स्टेज में पकड़ाया सर, जबकि रोज जाते हैं। हम्म, और मैंने आपको मिस किया, बहुत कोशिश किया कि बीच में मैं मिलूं। कई बार मैं गई ताकि पहले स्टेज में पकड़ा जाता, लेकिन मुझे 2 महीना के लिए भेज दिया गया और जब गई तो फोर्थ स्टेज में था। हम्म, तो मिलना कोई बात नहीं, जरूरी मैं हो जाता है। आप दोनों को ही अगली बार जब भी आप मुझे डेट्स बताइए, मैं उस दिन इंश्योर मेरी करूंगा कि पच्चीस मैं आपसे तारीख को है मिलूंगा। सर। हाँ थैंक जी, यू कब सर, है? 20 थैंक को? यू। 20 को? 25 सर तारीख को। हमारी भी अगले 25 को? महीने है ठीक है, अब। जी 25 25 को। जून सर। मैम आप इनके प्लीज नाम नंबर नोट जी करके रख लेंगे प्लीज, मेरे को दे देंगे जी बाद जी में, जी मैं इनको देख पाऊँ। जी जी। मैडम एक को तो दे दीजिए, मैं श्वेता आपको है मेल कर दूंगा। सर और एक सरोज। हाँ,
जी सर उनकी फाइल मेरी जो निकाल के ये email भेजो। प्रोजेक्ट है कि जो मेरी टैबलेट चल रही है, ये पालोबोक्सिक जो होती है, ये 21 दिन वाली टैबलेट जो है, कौन सी मैम, दोबारा बताओ मेरे को, श्वेता जी दोबारा बताओ। पालोबोक्सिक है ये जो एल्बोसाइक्लिन, 125 वाली। 125 mg वाली, हाँ 21 दिन खाते हैं, 7 दिन नहीं खाते हैं। हाँ 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 जी जी सर। हाँ सर ये हाँ मेरी 3 हफ्ते से चल रही है, इससे मेरे सीए में तो गिरावट हो रही है। मेरा 86 या 82 था स्टार्टिंग में, हाँ हाँ। उसके बाद मेरा 68 आया, तो और अच्छी बात अब है जो तो। मैंने रिपोर्ट करवाई है उसमें मेरा 61 आया है। ठीक है, ये तो अच्छी जी बात है, ठीक है, ये लेकिन तो सर इससे स्टेबल है मेरी या कम ही प्लेट, हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, एटलीस्ट ये अच्छी बात है। जी जी सर, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। हाँ ये अच्छी बात है, ये तो लेकिन पॉजिटिव। सर इसमें मेरी प्लेट कम हो जाती हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा ये इसका साइड इफेक्ट है, प्लेटलेट कम होना। अगर बहुत ज्यादा जी कम होगी तो इसकी डोज मैं कम कर हाउ दूंगा, कैन थोड़ी सी, वी थोड़ी सी यू हल्की कर फॉर अ दूंगा। प्रॉब्लम? ठीक है, जी जी सर। ठीक है, जब भी आप 93,000 आएंगे। आई है सर इस बार मेरी। हाँ जी, जी 93,000, 93 93। कोई बात नहीं, ठीक है, 93,000 ठीक है, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। ले लो आप टैबलेट, 93,000 कोई दिक्कत नहीं, 90 से जी ऊपर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आज लास्ट है, अब 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा, उसके बस बस बाद तो मेरी कोई टेस्टिंग दिक्कत के नहीं लिए है। बोला है, जब आएंगे हाँ हम। उसके बाद जी अगर 90,000 से ऊपर है तो दोबारा स्टार्ट कर देना। ठीक है, जी जी हाँ हाँ सर। ठीक है, सर तिरानवे स्टोमा हजार में में भी कोई मुझे दिक्कत नहीं। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर, मेरे को स्टोमा लगा हुआ है, उसमें भी मुझे दिक्कत हो रही है, थोड़ी जलन रहती है ऊपर की तरफ भी। अच्छा वो ना, एक हमारा स्टोमा क्लिनिक है, वो बहुत अच्छे से, मतलब वो एक्सपर्ट हैं उसके, उसमें मैं भी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा स्टोमा वाले इशू में ना। तो एक जो क्लिनिक है ना, स्टोमा क्लिनिक, जी वहाँ आप गए हैं कभी, वहाँ पे गए नहीं? नो सर, अभी तक नहीं नहीं, अब गए। जब आना है ना, तो जो भी बैठे हो, मैं बैठा हूँ, पूछ लेना, और स्टोमा क्लिनिक में ज़रूर जाना। वो भी अलग से आपको बुलाएं, या जो भी जी हमारे साथ ही चले जाया करना, तो वो जो भी हेल्प जी सर। हो सकेगी ज़रूर करेंगे, वो नर्सेज हैं, अच्छे से देखती हैं। ठीक है, जी जी तो जी वो स्टोमा जी के लिए ही सर। देखते हैं, अलग से स्टोमा सर के लिए। आज आपसे मैंने बात कर लिया, मेरे को बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। मैं कल हॉस्पिटल से आ भी गई, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल रहती हूँ सर, आपसे नहीं मिल पाती हूँ तो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर देखूंगा आपको। ठीक है, जी पक्का। सर मुझे जी सर, एक बात और थैंक यू सर। पूछनी है। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने बोला 1-2 दिन के लिए दवाइयाँ बंद कर सकती हूँ? हाँ हाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं, अगर बहुत तंग हो रहे हो तो बंद भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, पर फिर शुरू बहुत ज्यादा दिन के लिए बंद करने से पहले हमसे पूछना है। ठीक है, एक एक दो दो दिन के दिन लिए कोई बात नहीं, बीच में तंग हो रहे हो तो कर सकते हो, 1-2 दिन के लिए। ठीक है, ठीक है, ज्यादा दिन के ठीक लिए नहीं, फिर उसका इफेक्ट कम हो ठीक है, जाता है। हाँ थैंक यू सर। ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी सर, हम नाम कहाँ भेजेंगे आपको? मेरे को बता दीजिए ये क्या मैडम नाम को है बता दो, आपका? मैडम नोट करके मुझे बता देंगे। क्या नाम है? विनीता मैम सिंह, मैं विनीता मैम मैं सिंह, सुनीता पाल सुनीता पाल पाल, हाँ जी, विनीता, और विनीता? विनीता सिंह। ओके, ठीक 25 है, तारीख को, 25 जून को मेरा ओपीडी। विनीता सिंह का। जी जी, और सुनीता पाल का? मैम मेरी ओपीडी अब जून में, उसमें अगस्त जुलाई में है में, मैम, लेकिन मैम अगस्त मैं में? हाँ, हाँ अगस्त थैंक यू में तो मैम, वेरी लेकिन मैम मैं सर से ठीक है, मिलना चाहती हूँ, ठीक है, सर से मिलना चाहती हूँ। ओके ओके ओके। और सरोज, सरोज ने भी आना है, ठीक है, चलिए। तो अब अब हम मैं, लोग ठीक हो जाएंगे। जी, अब सर अभी छुट्टी पे है, थोड़ा सा छुट्टी, जब आएंगे वापस तो फिर आप ओपीडी में मिल सकते हैं। एंड अब मैं सभी लोगों का, और खासकर नीतू मैम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। और हमारे जो पेशेंट्स हैं और जो हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे इस ग्रुप में हमारे कुछ वॉलेंटियर्स ने भी ज्वाइन किया था, और उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा है। और उनका जो ओवरव्यू था, शायद वो थोड़ा सा और अच्छा हो गया, पहले इतना अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ नीतू मैम को। एंड सचिन सर, आपका धन्यवाद है कि पेशेंट्स आपके साथ इतने कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन आप बहुत कम टाइम के लिए मिल पाते हैं उनको। लेकिन ये जो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है, पेशेंट्स को मिला है, उस प्लेटफॉर्म पे वो आपके साथ शायद पर्सनली बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, और आप भी जुड़ जाते हैं, और आप पेशेंट्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आप दोनों का, सचिन सर का, नीतू मैम का, तहे दिल से इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से, हमारे वॉलेंटियर की तरफ से, हमारे पेशेंट की तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट मंथ में, मे बी हम शायद जुलाई या अगस्त में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच नीतू मैम, थैंक यू सो मच सचिन सर।